तो देखो आखिर ये एग्जेम्पशंस अंडर कैपिटल गेन का एग्जैक्टली मीनिंग होता क्या है, आओ ये समझाता हूं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले समझो आखिर एग्जेम्पशंस का मीनिंग क्या होता है, एक एग्जांपल से देखो। अब देखो हम लोग कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं अपनी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से माइनस करते हैं ट्रांसफर एक्सपेंस, आ जाता है हमारा नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। जब हम लोग ये सब माइनस कर देते हैं उसके बाद आ जाता है हमारा कैपिटल गेन। एंड अब रुक जाओ, एक सेकंड के लिए रुक जाओ, एक चीज आपको यहां पर मैं समझाना चाहता हूं कि यहां पर एग्जेम्पशन का मीनिंग क्या। देखो अब देखो, मान लो कि एक पर्सन है, इसने क्या किया, इसके पास एक घर था, यानी कि एक हाउस प्रॉपर्टी थी, उसके लिए कैपिटल एसेट था। इसने क्या किया, अपने घर को किसी और को बेच दिया। एंड ये घर जब इसने बेचा, मींस उसने क्या किया, उसने ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर करने के बदले में इसने लिए पूरे ₹4 करोड़, मान लो उसने 4 करोड़ लिए। अब मुझे एक बात बताओ, इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने घर ले लिया एंड बदले में इस पर्सन को यहां पर 4 करोड़ रुपए दे दिए इस पर्सन के पास। अब जनरली क्या होगा, हम लोग इस 4 करोड़ को यहां पर हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे एंड उसमें से ये सारी चीजें माइनस करके उसके ऊपर हम कैपिटल गेन निकालेंगे। फिर इस कैपिटल गेन के ऊपर हम लोग निकालेंगे टैक्स। क्या निकालेंगे? टैक्स। या तो शॉर्ट टर्म आएगा या फिर लॉन्ग टर्म आएगा। लॉन्ग टर्म आएगा तो 12.5% या फिर 20% का रेट, राइट, जो हमने पहले देखा था। अब मुझे एक बात बताओ, इस पर्सन ने 4 करोड़ रुपए लिए, 4 करोड़ रुपए अपने पास इसने रख लिया एंड उसमें से थोड़ा सा उसने कैपिटल गेन के ऊपर जाकर टैक्स दे दिया। मुझे एक बात बताओ, क्या ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है? जरा एक बार सोच के बताओ, क्या ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि ये जो पर्सन है, ये 4 करोड़ रुपए माइनस हल्का सा टैक्स, जितना बच गया, इतना सारा अमाउंट अपने पास अगर ये अपने पास रख कर बैठते हैं, क्या ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि बुरा है? द आंसर इज हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बुरी चीज है ये। हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा कब होगा? जब हमारा पैसा सर्कुलेशन में रहेगा। अगर मान लो ये बंदा पैसा अपने पास संभाल कर रखता है, अपने पास दबा के रखता है, देन दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि लोग अपने पास अपना पैसा दबा के ना रखे, पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करे ताकि पैसा सर्कुलेशन में रहे, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला सुनो, एक सेकंड इसको मिटा लेता हूं। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला सुनो, हम तुम्हें कुछ स्पेसिफाइड एसेट्स बताएंगे, उन स्पेसिफाइड एसेट्स में अगर तुमने इन्वेस्ट कर दिया तो तुम्हारा ये जो कैपिटल गेन है ना, उसको हम लोग एग्जेम्प्ट कर देंगे। उसको बोला जाता है एग्जेम्पशन अंडर कैपिटल गेन। क्या बोला जाता है? एग्जेम्पशन अंडर कैपिटल गेन। तो देखो गवर्नमेंट क्या बोला, गवर्नमेंट ने एक बार चाहो तो आप ये लाइन लिख लो कहीं पर, गवर्नमेंट के बताए हुए ऐसे हिंदी में लिख लो चाहो तो, गवर्नमेंट के बताए हुए स्पेसिफाइड एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे तो कैपिटल गेन माफ कर दिया जाएगा, यानी कि एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट। अगर हम हमारे गवर्नमेंट के बताए हुए कुछ स्पेसिफाइड एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे अपने पैसा, तो हमारा जो कैपिटल गेन है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। एग्जेम्प्ट का मतलब है माफ कर दिया जाएगा, माफ, इसी को बोला जाता है एग्जेम्पशन। तो हम पता क्या करेंगे, हम लोग ये जो हमने कैपिटल गेन अब तक कैलकुलेट किया ना, इसमें से माइनस कर देंगे हमारा एग्जेम्पशन। क्या माइनस करेंगे? एग्जेम्पशन। एंड एग्जेम्पशन के आपको पता है टोटल हमारे यहां पर 5 सेक्शन है। एक है हमारा सेक्शन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, राइट, एक है हमारा यहां पर 54B, एक है हमारा 54D, एक है हमारा 54EC, एक है हमारा 54F। ये टोटल हमारे 5 सेक्शन है जो कि हमने पढ़ने हैं। इसके बाद पता है क्या होगा, एक सेकेंड ना, हमने क्या करना है, एग्जेम्पशन माइनस करनी है। एग्जेम्पशन जब हम माइनस कर लेंगे उसके बाद जो आएगा उसको बोला जाएगा हमारा नेट कैपिटल गेन। क्या बोला जाएगा? हमारा नेट कैपिटल गेन। इसको बोला जाएगा नेट कैपिटल गेन। एंड ये जो हमारा नेट कैपिटल गेन आएगा, टैक्स हम लोग इस अमाउंट के ऊपर ही पे करेंगे। दिस अमाउंट विल बी टैक्स्ड, क्योंकि देखो, और ये जो ऊपर वाला कैपिटल गेन था ना, ये वाला जो हमारा कैपिटल गेन था, अब इस वाले कैपिटल गेन को हम लोग नेट ना बोल के हम इसको बोलेंगे ग्रॉस। ये होगा हमारा ग्रॉस कैपिटल गेन। तो देखो क्या बन गया हमारा फॉर्मेट। एक तो हो गया सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन,
माइनस कर दो ट्रांसफर एक्सपेंस, आ गया नेट कंसिडरेशन, उसमें से माइनस करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यह आ गया आपका ग्रॉस कैपिटल गेन। अब इस ग्रॉस कैपिटल गेन में से आप माइनस करोगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 या फिर 54B या फिर 54D या फिर 54EC या फिर 54F। ये हमारे 5 सेक्शन है, पांचों सेक्शन आपको अच्छे से याद कराऊंगा, मैं अभी याद कराऊंगा। इन एग्जेम्पशंस को माइनस करने के बाद आएगा आपका नेट कैपिटल गेन। एंड हाँ, जो पहले हम टैक्स का रेट लगाते थे ना इस पर, वही टैक्स का रेट अब इस पर लगेगा, इसके ऊपर नहीं लगेगा। हमारे नेट कैपिटल गेन के ऊपर अब इसके ऊपर हमारा टैक्स लगाया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कंप्लीटली। तो देखो एग्जेम्पशन का यहां से पढ़ाते हैं एक बार, क्या यहां से देखते हैं एक बार क्या लिखा है। एग्जेम्पशंस अंडर कैपिटल गेन, इसके अंदर आपको टोटल 5 सेक्शन पढ़ने हैं। पहला सेक्शन आपका सेक्शन नंबर 54, ये बात करता है एग्जेम्पशन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब इसको डिटेल में देखेंगे, चिंता मत करो। ये बात करता है एग्जेम्पशन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। फिर देखेंगे सेक्शन नंबर 54B, ये बात करता है एग्जेम्पशन फॉर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन यानी कि आपके शहर की खेती की जमीन, शहर की खेती की जमीन। सेक्शन 54B आता है, फिर यही बात करता है एग्जेम्पशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। आपके पास कोई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग थी, उसको कंपल्सरी एक्वायर कर लिया गया, उसके लिए आपको यहां पर एग्जेम्पशन मिलेगी। इसके अलावा 54C की बात करेंगे, एग्जेम्पशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी 54EC। एंड 54F लास्ट में आएगा, ये बात करता है एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो कि 54 में कवर है, उसके अलावा कोई भी एसेट है जो कि लॉन्ग टर्म है, वो यहां पर कवर हो जाएगा आपका। चिंता मत करो, अभी तो मैंने ओवरव्यू दिया आपको सिर्फ। ये 5 सेक्शन हम लोग अभी बहुत डिटेल में करेंगे। एंड इसको यहां से नहीं करेंगे, हम लोग इसको हमारे नोट्स से करेंगे। हमारे जो ऑफिशियल क्लास के जो नोट्स है, वहां से हम इस वाले चैप्टर को कवर करेंगे, इस वाले टॉपिक को। राइट, देखो क्या लिखा है। टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन, असेसी नीड्स टू इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन या फिर सेल प्रोसीड्स इन स्पेसिफाइड एसेट्स। कौन से स्पेसिफाइड? वो एसेट जो कि हमारी गवर्नमेंट हमें बताती है, वो वाले एसेट्स। फिर कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, नेट कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये सब चीजें। एंड इसके बाद आएगा आपका ग्रॉस कैपिटल गेन। एंड ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। फिर माइनस करेंगे एग्जेम्पशन, एंड उसके बाद आएगा आपका नेट कैपिटल गेन। नेट कैपिटल गेन टैक्स हमारा इस अमाउंट के ऊपर लगाया जाएगा। तो आओ काम करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन नंबर 54। एंड इसको यहां से नहीं करेंगे, हम इसको अपने नोट से करेंगे। नोट से एक बार ही काम करते हैं, नोट्स खोलते हैं। तो आ जाओ जरा देखो मेरे साथ यहां पर क्या लिखा है। सेक्शन नंबर 54 हमारा पहला सेक्शन हम स्टार्ट करें एग्जेम्पशन वाला। इस सेक्शन का नाम है सेक्शन नंबर 54। एंड ये बात करता है एग्जेम्पशन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। एग्जेम्पशन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आओ देखो क्या लिखा है, आओ देखो क्या लिखा है यहां पर। मैं आपको यहां पर एक चीज समझाऊंगा, जो मैं समझा रहा हूं अपने उस पर ध्यान देना है, आगे आगे मत देखना, ठीक है? आगे आगे मत देखना, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं उतना देखना है आपने। अब देखो, मान लो कि एक असेसी है। एंड असेसी कौन है? असेसी है मिस्टर ए। असेसी कौन है? मिस्टर ए। एंड ये कौन है? ही इज एन इंडिविजुअल। एंड यहां पर एचयूएफ भी साथ में कवर हो जाते हैं। मींस सेक्शन 54 जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल को या फिर एक एचयूएफ को ही अवेलेबल की जाती है, ये वाली एग्जेम्पशन। तो मान लो कि एक पर्सन है मिस्टर ए, वो कौन है? इंडिविजुअल है। इस पर्सन के पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मतलब कि ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जहां पर वो लोग रहते हैं, जहां पर लोग रह सकते हैं, उसको बोला जाता है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और मान लो कि ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इस पर्सन के लिए, मिस्टर ए के लिए, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। इसका मतलब जब ये इसको ट्रांसफर करेगा तो इसके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, राइट? एंड इस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी या फिर जो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, वो थी उसकी यहां पर 20 लाख। यहां पर मैंने दोनों इसलिए बोली, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट इसलिए बोली क्योंकि यहां पर हो सकता है कि अमेंडमेंट के बाद ट्रांसफर हो सकता है कि अमेंडमेंट से पहले हो। तो दोनों केस में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो मैंने दोनों चीज यहां पर लिख दी, राइट? ये जो 20 लाख है ये आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब देखो, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो, अब देखो, मान लो कि मिस्टर ए ने यहां पर अपना जो इसका रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी, जो उसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी, उस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को इसने यहां पर मिस्टर बी को कर दिया है ट्रांसफर। मिस्टर बी को कर दिया ट्रांसफर। एंड बदले में इसने बोला कि मिस्टर बी, तुम मुझे इसके बदले में 71 लाख से कंसिडरेशन दो। कितने? रुपीज
71 लाख की कंसिडरेशन दो। एंड मान लो कि ये सब करते हुए, ये वाली डील करते हुए उसके कुछ ट्रांसफर एक्सपेंस हो गए। कितने के? उसके कुछ ट्रांसफर एक्सपेंस हो गए 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए के। अब एक काम करो, इस पे एक बार पूरा कैपिटल गेन कैलकुलेट करो जैसे हमने अभी तक किया है, वैसे एक बार कैपिटल गेन कैलकुलेट करो। तो देखो जरा, आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है आपकी यहाँ पर 71 लाख, राइट। एंड आपके ट्रांसफर के खर्चे कितने हैं? ट्रांसफर के खर्चे आपके यहाँ पर 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज यहाँ पर माइनस करो, ये आ जाएगी आपकी नेट कंसिडरेशन कितनी? 70 लाख की। 70 लाख की आपकी आगे नेट कंसिडरेशन। अब देखो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? ये आपकी यहाँ पर 20 लाख। तो यहाँ पर 20 लाख माइनस कर दो, 20 लाख माइनस करने पे आपका यहाँ पर आया 50 लाख। 50 लाख। अब रुक जाओ यहाँ पर, अब जरा रुक जाओ 1 मिनट के लिए। 50 लाख के हमारे यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, कौन सा? ग्रॉस वाला, यानी कि एग्जेम्पशन से पहले वाला। अब 1 मिनट के लिए रुक जाओ, अब 1 मिनट के लिए रुको। यहां पर ना हमारा सेक्शन नंबर 54 कहता है कि सुनो, अगर आपको इस 50 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आपने एग्जेम्प्ट कराना है, तो एक काम करो, जो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया, जो आपने कैपिटल गेन कमाया, उस कैपिटल गेन से एक और 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया या तो परचेज कर लो या फिर कंस्ट्रक्ट करवा लो। क्या बोला मैंने? यहां पर सेक्शन 54 कहता है कि ये जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया ना, इस अमाउंट से या तो एक काम करो, इंडिया के अंदर 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लो, परचेज कर लो, या फिर उसको कंस्ट्रक्ट करवा लो। एंड ये जो आपने परचेज करवाना है या फिर जो आपने कंस्ट्रक्ट करवाना है, ये भी आपने एक स्पेसिफाइड टाइम तक कराना है। अगर मैं परचेज की बात करूं, तो ये आपने 1 ईयर बिफोर या फिर 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर कराना है। आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर तक आपने इसको कराना ही है, कराना है। क्या बोला मैंने? या तो काम करो 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर आप परचेज कर लो 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर करने से पहले 1 साल, या फिर 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर तक, इस पीरियड तक आपका एक 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर आपने परचेज कर लेना है। एंड मान लो कि अगर आप परचेज नहीं करते, आप कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो? कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हो, तो एक काम करो, विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, यहां पर आप इसकी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट करवा लो। तो मैंने क्या बोला? जरा एक बार ध्यान से देखो, एक बार क्या बोल रहा हूं मैं, एक सेकेंड ना, एक बार जरा आप एक बार ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर आपको इस 50 लाख रुपए के कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करवाना है, तो एक काम करो, इंडिया के अंदर 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या तो परचेज करवा लो या फिर कंस्ट्रक्ट करवा लो। अगर आपको परचेज करनी है तो डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले परचेज कर लो, या फिर उस डेट से 2 साल के अंदर आप उसको परचेज कर लो। एंड अगर आप कंस्ट्रक्ट करवाते हो तो डेट ऑफ ट्रांसफर के 3 साल के अंदर तक वो कंस्ट्रक्ट हो जानी चाहिए। तो देखो एक बार इसको टाइमलाइन पे बना के देखो मेरे साथ। यहां पर ये देखो, ये है आपकी यहां पर डेट ऑफ ट्रांसफर। एक सेकेंड ना, ये है आपकी डेट ऑफ ट्रांसफर। क्या है आपकी डेट ऑफ ट्रांसफर? अब देखो डेट ऑफ ट्रांसफर, एंड ये डेट ऑफ ट्रांसफर का -1 ईयर यानी कि 1 साल बिफोर, ये है इसका +1 ईयर, ये इसका +2 ईयर, एंड ये है इसका +3 ईयर। डेट ऑफ ट्रांसफर के आगे के 3 साल। अब देखो, अगर आपको परचेज करना है तो डेट ऑफ ट्रांसफर के 1 साल पहले या फिर उसके आगे के 2 साल के पीरियड के अंदर आपने एसेट को परचेज कर लेना है। किसको? इंडिया के अंदर न्यू 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, इसमें आपने इसको परचेज कर लेना है। एंड मान लो कि आप कंस्ट्रक्ट करवाते हो, आप परचेज नहीं करते, आप कंस्ट्रक्ट करवाते हो, तो यहां से डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल के अंदर आपने उसको यहां पर कंस्ट्रक्ट करवा लेना है, उसको कंस्ट्रक्ट करवा लेना है। ये परचेज था, ये देखो, ये है परचेज, एंड ये भी परचेज, एंड ये 3 साल का पीरियड आपका, ये वाला आपका कंस्ट्रक्ट करवा लेना आपने। ये है आपकी टाइम लिमिट। ये टाइम लिमिट आपको याद रखनी अच्छे से। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ये एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन है? एक इंडिविजुअल है या फिर एक एचयूएफ है।
इसने क्या किया, अपना एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो कि इसके लिए एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को इस पर्सन को कर दिया ट्रांसफर। इसके बदले में इसने लिए 71 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपए का ट्रांसफर एक्सपेंस इसका हो गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी इसकी, 20 लाख रुपीज की थी। हमने इसका कैपिटल गेन निकाला 71 लाख माइनस 1 लाख, 70 लाख आ गया, माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यह आ गया आपका 50 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सेक्शन 54 कहता है कि इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आपको एग्जेम्प्ट करवाना है, तो इंडिया के अंदर वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अपना कैपिटल गेन वाला अमाउंट इन्वेस्ट कर दो। अपना कैपिटल गेन वाला अमाउंट इन्वेस्ट कर दो। कैसे, या तो परचेज कर लो 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, या फिर 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, या फिर अगर आप कंस्ट्रक्ट करवाते हो तो विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। राइट। अब मान लो, अब आप पूछोगे कि सर यहां पर एग्जेम्पशन आखिर कैसे कैलकुलेट की जाती है, एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है आगे। ये जो हमारा पर्सन है ना मिस्टर ए, इसने क्या किया, 40 लाख की इसने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर खरीद ली, मींस उसने परचेज कर ली 40 लाख की। तो अब एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, आओ ये देखते हैं। एग्जेम्पशन कितने मिलेगी, आओ देखते हैं। सबसे पहले देखो कि उसने अमाउंट, उसका कैपिटल गेन का अमाउंट कितना था। सबसे पहले देखो उसके कैपिटल गेन का अमाउंट कितना था, ये था आपका 50 लाख का। 50 लाख का सबसे पहले वो लिख लो, सबसे पहले लिखो कैपिटल गेन अमाउंट। कैपिटल गेन कितना था, 50 लैक्स रुपीज, 50 लैक्स। फिर देखो कि आपने अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया है, अमाउंट इन्वेस्टेड इसने देखो कितना किया है, इस पर्सन ने अमाउंट इन्वेस्ट किए 40 लाख। 40 लाख का इसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो एक काम करो, वो लिखो रुपीज 40 लैक्स, रुपीज 40 लैक्स वो ले लो। राइट। एंड एक चीज और देखो, अभी समझाता हूं, एक सेकंड रुको। देखो हमने क्या किया, 40 लाख हमने इन्वेस्ट कर दिया एंड 50 लाख का हमारा कैपिटल गेन था। मुझे बताओ एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी। भाई गवर्नमेंट ने बोला कि अपना जितना कैपिटल गेन था वो नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। हमने क्या किया, 50 लाख का कैपिटल गेन में से 40 लाख हमने इन्वेस्ट किया। इसका मतलब 50 लाख और 40 लाख विच एवर इज लोअर, उतने की हमें यहां पर एग्जेम्पशन मिल जाएगी। क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन। तो हमारे केस में क्या था, टोटल हमारा कैपिटल गेन था 50 लाख का, उसमें से 40 लाख हमने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, यहां पर ना आपकी एक लिमिट और आ जाती है, एक लिमिट आपकी और आ जाती है, वो है आपकी मैक्सिमम रुपीज 10 करोड़। 10 करोड़ मैक्सिमम लिमिट, यानी कि इससे ज्यादा एग्जेम्पशन ना आपको इस सेक्शन के अंदर कभी मिलेगी ही नहीं, मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। 10 करोड़ की ना एक मैक्सिमम लिमिट यहां पर लगा दी गई कि आप इसमें एग्जेम्पशन ले लो, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा अगर आपकी एग्जेम्पशन बन रही होगी ना तो 10 करोड़ तक ही मिलेगी, उससे ज्यादा आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो हमारे केस में तो एग्जेम्पशन वैसे ही इससे कम है। तो हमारे केस में 40 लाख, 50 लाख और 10 करोड़, इन तीनों में से जो लोअर अमाउंट होगा ना उतने की हमें यहां पर एग्जेम्पशन मिलेगी। तो हमारे केस में क्या मिलेगा, इन तीनों में से लोअर, विच एवर इज लोअर। तो बताओ कितने की मिलेगी, यहां पर हमें 40 लाख की एग्जेम्पशन यहां पर मिल जाएगी। 40 लाख, तो यहां पर एक काम करो, 40 लाख लिखो मेरे साथ, 40 लाख, 40 लाख की एग्जेम्पशन एंड बचा सिर्फ 10 लाख, सिर्फ 10 लाख बचा। अब इस सिर्फ 10 लाख जो बचा, इस अमाउंट के ऊपर हम लोग लगाएंगे टैक्स, इस अमाउंट के ऊपर हम लोग लगाएंगे टैक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, 50 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें इन्वेस्ट करना था, हमने उसमें से सिर्फ 40 लाख इन्वेस्ट किया तो 40 लाख मिलेगा, 40 लाख की एग्जेम्पशन मिल जाएगी एंड बाकी बचा सिर्फ 10 लाख हमारा टैक्सेबल होगा। अच्छा एक चीज रुको, अगर मान लो हमने इन्वेस्ट 40 लाख की जगह हमने यहां पर 60 लाख किया होता, मान लो 60 लाख किया होता, तो कितना एग्जेम्पशन मिलता, तो हमें पूरा 50 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाता। अगर यहां पर हमने 40 लाख की जगह यहां पर 60 लाख किया होता तो हम क्या करते, 50 लाख और 60 लाख विच एवर इज लोअर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 करोड़। तो यहां पर 60 लाख ने हमें 50 लाख की हमें एग्जेम्पशन मिलती। मींस सिंपल सी बात है, जितना आपका कैपिटल गेन है उससे ज्यादा तो आपकी एग्जेम्पशन हो ही नहीं सकती, उससे ज्यादा आपकी एग्जेम्पशन हो ही नहीं सकती। तो ये मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपकी 50 लाख ही होगी एंड फिर आपका कैपिटल गेन आता है यहां पर आपका नील फिगर आती है यहां पर। राइट, ये था हमारा सेक्शन नंबर 54 का बेसिक। लेकिन एक बात बताऊं, अभी सेक्शन खत्म नहीं हुआ, यहां पर ना देखो गवर्नमेंट का पर्पस क्या था, मैंने क्या समझाया था स्टार्टिंग में, गवर्नमेंट का पर्पस था कि पैसा सर्कुलेशन में रहे, इसीलिए यहां पर
ये सेक्शन 54 जैसे सेक्शंस को लाया गया। आगे जितने सेक्शन है सबका पर्पस यही है कि हमारा पैसा जो है हमारा सर्कुलेशन में हम दबा के ना बैठे। तो मुझे एक बात बताओ, लोग यहाँ पर फ्रॉड भी तो कर सकते हैं, लोग यहाँ पर फ्रॉड भी तो कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची, उस पे इनको हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन लेने के लिए उन्होंने क्या किया, एक न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर खरीद ली, एंड खरीदी, एग्जेम्पशन ले ली, एंड 15-20 दिन में जाकर उसको दोबारा बेच दिया। मींस देखो बेसिकली पर्पस ये था कि पैसा सर्कुलेशन में रहे। हमने क्या किया, हमने एग्जेम्पशन क्लेम कर ली, एंड एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए जो हमने नया एसेट लिया था उसको इमीडिएटली जाकर बेच दिया, जल्दी से बेच दिया। तो यहां पर पैसा तो सर्कुलेशन में आया नहीं, पैसा तो वापस हमारे पास आ गया, एंड हमारा कैपिटल गेन टैक्स भी बच गया, राइट। तो जहां पर जो गवर्नमेंट का पर्पस था कि पैसा सर्कुलेशन में नहीं आया, इसलिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि सुनो, अगर आपने जो न्यू एसेट खरीदा है, जो आपने न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर आपने उसको विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और फ्रॉम द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, परचेज की रेट से या फिर कंस्ट्रक्शन की रेट से 3 साल के अंदर अंदर अगर आपने उसको ट्रांसफर कर दिया किसी और को बेच दिया, तो आपकी जो एग्जेम्पशन थी ना उसको हम लोग कर लेंगे विड्रॉ। इसका मतलब कि पीछे जो हमने 40 लाख की एग्जेम्पशन लिया ना, इसको विड्रॉ कर लेंगे एंड इसको टैक्सेबल कर देंगे। लेकिन टैक्सेबल ना ऐसे नहीं करेंगे कि डायरेक्टली उसको टैक्सेबल कर दिया, नहीं। ये कहते हैं कि हम इसको डायरेक्टली टैक्सेबल नहीं करेंगे, लेकिन जब आप इस न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचने जाओगे ना, तब उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जितने की एग्जेम्पशन आपने पहले ली थी वो कर देंगे माइनस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये देखो क्या कह रहे हैं कि जब आप न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचने जाओगे, तो जब आप उसको बेचोगे तो उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जितनी एग्जेम्पशन हम पहले अवेल कर चुके हैं उसको कर देंगे माइनस। आओ एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। इसी वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि देखो अभी तक क्या हुआ, अभी तक हमने इस तरह से अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट किया, एंड 10 लाख रुपए का हमारा नेट कैपिटल गेन आया, नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया हमारा 10 लाख रुपए का। एंड इस अमाउंट पे हम क्या करेंगे, टैक्स पे कर देंगे इन द प्रीवियस 24-25। लेकिन मान लो कि हमारे असेसी ने 3 साल के पीरियड के अंदर अंदर उसने क्या किया, एसेट को दोबारा किसी और को बेच दिया। 3 साल कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर परचेज किया तो परचेज की रेट से 3 साल, अगर कंस्ट्रक्शन कराई तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद के 3 साल के अंदर अंदर एसेट को ट्रांसफर नहीं करना। अगर आपने कर दिया तो आपकी एग्जेम्पशन विड्रॉ होगी। आपकी एग्जेम्पशन कैसे विड्रॉ होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करेंगे। देखो हमारे केस में असेसी ने क्या किया, जो न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ली थी उस हाउस प्रॉपर्टी को विद इन 3 इयर्स उसने ट्रांसफर कर दिया अगेन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, कितने में, 90 लाख रुपीस में। तो जब हम इसका कैपिटल गेन निकालेंगे ना, तब हम क्या करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो ले लेंगे 90 लाख, ट्रांसफर एक्सपेंस कुछ दे नहीं रखा, तो यही बन जाएगी हमारी नेट कंसिडरेशन। एंड देखो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से हम पुराने वाली एग्जेम्पशन माइनस कर देंगे। हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, हमने 40 लाख की न्यू प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, एंड 40 लाख का ही हमने यहाँ पर एग्जेम्पशन भी ले ली थी, 40 लाख की हमने एग्जेम्पशन भी ले ली थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 40 लाख की कॉस्ट में से अपनी 40 लाख की जो हम एग्जेम्पशन ले रखे हैं उसको हम कर देंगे माइनस, एंड हमारी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी नील, एंड पूरा का पूरा 90 लाख हमारा यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इन्होंने बोला हम आपकी एग्जेम्पशन विड्रॉ करेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं करेंगे, आपकी जब न्यू एसेट को बेचने जाओगे तो उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर देंगे कम, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर देंगे कम। ये कम होगी तो आपका कैपिटल गेन अपने आप यहां पर आपका बढ़ जाएगा, कैपिटल गेन आपका अपने आप बढ़ जाएगा। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। ये सेक्शन था आपका पहला सेक्शन। अभी और सेक्शन देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से करना है। फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको क्लैरिटी और आ जाएगी, राइट। अच्छा एक चीज थी, अच्छा दो पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, एंड ये पॉइंट वहां से देखेंगे अपने नोट से देखेंगे वहां से, कैपिटल गेन वाली जो अपनी बुक है वहां से, राइट। देखो ये सेक्शन है, सेक्शन नंबर 54। आओ यहां से रीड करते हैं, एंड 2 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं एक्स्ट्रा। देखो ये जो सेक्शन 54 है, ये एग्जेम्पशन किसके लिए अवेलेबल है, दिस एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली फॉर इंडिविजुअल और एन एचओएफ। आपने क्या ट्रांसफर करना है, जो एसेट आपका ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है आपका रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एंड उस पर आपको हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आपने इन्वेस्ट करना है इन 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। क्या, इन 1 रेजिडेंशियल, एक होनी चाहिए, सिर्फ एक होनी चाहिए, सिर्फ एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया होनी चाहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपका ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इफ दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज ओनली अप टू 2 करोड़ रुपीज ना,
तब ना आपको एक काम करेंगे, आपको ऑप्शन देंगे कि आप एक काम करो, 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की जगह आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट दिस ऑप्शन इज ओनली फॉर वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल। पहली बात, सिर्फ इंडिविजुअल को, एचयूएफ को नहीं मिलेगा ऑप्शन, एंड सिर्फ और सिर्फ वंस इन द लाइफ उसको मिलेगा। लेट मी रिपीट वंस अगेन कि देखो सेक्शन 54 में आपने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, लेकिन अगर मान लो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है तो आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट दिस ऑप्शन इज ओनली वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। अच्छा, एक चीज और, इसके आगे देखो, ये जो हमने 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, लेकिन कब तक करना है? अगर हम परचेज कर रहे हैं तो 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर तक कर देना है, एंड अगर आप कंस्ट्रक्ट करवाते हो तो 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर तक आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। एग्जेम्पशन कितने मिलेगी? कैपिटल गेन जितना था वो, या फिर जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया वो, विच एवर इज लोअर, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹10 करोड़। तो यहां पर 3 चीजें बन गई, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड और 10 करोड़, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। अच्छा सर, एग्जेम्पशन विड्रॉ कैसे होगी जो हमने अभी देखा? अगर आपने न्यू एसेट को 3 इयर्स में ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन, तो जो आपको एग्जेम्पशन पहले मिली थी, जब आप एसेट को बेचने जाओगे उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से उतना अमाउंट आपने माइनस कर देना है। इस तरह से एग्जेम्पशन आपकी विड्रॉ होगी, डायरेक्टली नहीं करेंगे, आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कर देंगे कम, बस। अच्छा, एक पॉइंट और था यहाँ पर, ये लिखा नहीं हुआ ये पॉइंट, ये मैं चाहता हूँ कि आप लिखो, ये मैं चाहता हूँ कि आप लिखो। पहले आपको समझा देता हूँ एक बारी, यहीं पर समझाए तो देखो। जैसे मान लो यहां पर लिखा है कि आपको 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। देखो क्या लिखा है, आपको 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, राइट? ये बात लिखिए। लेकिन देखो, अगर मान लो आपके पास 2 घर एक साथ हैं, 2 घर आपके एक साथ है, मतलब कि दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, एंड आपने क्या किया, दोनों घर एक साथ खरीद लिए, एंड बीच की दीवार तोड़कर आपने उसको एक घर बना दिया, एंड उसके बाद सिर्फ एक घर है, एक्चुअल में 2 यूनिट्स है, लेकिन आपने क्या किया, दो घर जो कि एक साथ थे, उन दोनों को आपने जोड़कर एक घर बना दिया, तो उसको ना एक ही घर माना जाएगा, उसको एक ही घर माना जाएगा, एंड आपको पूरे की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। बेसिकली कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2 को जॉइंट आपके पास घर थे, एंड उसके बीच की दीवार हटा के आपने उसको एक कॉमन घर बना दिया, तो उस पूरे घर को ना एक ही घर माना जाएगा, पूरे घर को एक ही घर माना जाएगा। आओ देखो, यहां पर एक छोटा सा नोट लिख लो आप यहां पर नीचे से। एक काम करो, मैं आपको डिक्टेट करता हूं, आपने काम करो, यहां पर एक छोटा सा ऐसे बॉक्स बनाकर यहां पर एक छोटा सा नोट लिखो मेरे साथ। यहां पर लिखो, सेक्शन 54 सेज, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, आपने लिखना है। सेक्शन 54 सेज दैट वी हैव टू इन्वेस्ट इन 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, but we invested in 2 house properties and joined them together. But we invested in 2 house properties, in 2 residential house properties and joined them together. These will also be considered as one single house property. This will also be considered as one single house property. ये छोटी सी एक लाइन यहां पर आप लिख लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस यहां पर नीचे लिखोगे तो आपको याद रह जाएगा, राइट? ये था हमारा सेक्शन नंबर 54, ये था हमारा सेक्शन 54। आओ देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 54B, इसको देखते हैं, आ जाओ, वही नोट से देखेंगे इसको भी। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, सेक्शन नंबर 54B बात करता है एग्जेम्पशन फॉर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। कौन सा? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, मतलब कि आपके शहर की खेती की जमीन, शहर की खेती की जमीन। अच्छा देखो, थोड़ी देर पहले क्या देखा था हमने, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में से रूरल एग्रीकल्चर लैंड को हटा दिया था। मींस जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड था, आपके गांव की खेती की जमीन, वो आपका कैपिटल एसेट ही नहीं था। लेकिन जो आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है ना, ये आपका कैपिटल एसेट बन जाता है, एंड कैपिटल एसेट बन जाता है तो इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी आ जाता है, लेकिन उसकी एग्जेम्पशन हमें यहां पर मिल जाती है, उसकी एग्जेम्पशन हमें यहां पर मिल जाती है। अब कैसे मिलती है देखो, सबसे पहली बात, ये जो सेक्शन है ये भी अवेलेबल ओनली एंड ओनली फॉर इंडिविजुअल और एचएफ है, बाकी किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल एचएफ को मिलेगा। एंड आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, आपके पास होना चाहिए अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। एंड ये जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, दैट शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। यानी कि जो आपके ट्रांसफर की डेट है, ट्रांसफर की डेट से पहले के 2 साल तक, उसके डेट से पहले के 2 साल के पीरियड में वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एक्चुअल में यूज होना चाहिए। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ना जो लोग
एक्चुअल में एग्रीकल्चर का काम करते हैं उनको ये बेनिफिट मिले, उसके अलावा किसी को ना मिले। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपने एग्रीकल्चर लैंड पे ना एग्रीकल्चर के अलावा बाकी बहुत सारी चीजें करने लग जाते हैं। लोग फार्म हाउस खोल लेते हैं या कुछ अकेडमी बना देते हैं, स्पोर्ट्स अकेडमी वगैरह ये सब कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चर का काम नहीं करते। तो गवर्नमेंट बेनिफिट उसको देना चाहती है जो कि एक्चुअल में एग्रीकल्चर का काम करता है, राइट। तो इसलिए कंडीशन डाली कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है आपके पास, बट दैट शुड बी यूज्ड फॉर एटलीस्ट 2 years बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ईदर बाय दैट इंडिविजुअल, या फिर वो इंडिविजुअल करेगा या फिर उसके पेरेंट्स करेंगे या फिर जो HUF है वो करेगा, राइट। एंड ये जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है दैट कैन बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, दोनों हो सकते हैं। एंड मान लो कि हमारे केस में उसके जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो है उसके 90 lakhs, जस्ट फॉर एग्जांपल 90 lakhs उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मान लो इस मिस्टर ए ने क्या किया, अपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को इस पर्सन को ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसफर। एंड इसके बदले में उसने कुछ यहां से कंसिडरेशन ली, कितने की, ₹1,53,00,000 की, 1,53,00,000 की कंसिडरेशन ली। एंड कुछ इसके हो गए ट्रांसफर एक्सपेंस, कितने के, 3 लाख रुपए के, 3 लाख रुपए के उसके यहां पर ट्रांसफर के खर्चे हो गए। और एक काम करते हैं, इसका कैपिटल गेन निकालते हैं। सबसे पहले नॉर्मली निकालते हैं। सबसे पहले क्या, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1,53,00,000, राइट। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद देखो ट्रांसफर एक्सपेंस है आपका 3 लाख का, तो 3 लाख यहां पर एक काम करो, कर दो माइनस, यह आ गया आपका 1,50,00,000, राइट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है आपकी, 90 lakhs की, 90 lakhs की आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 90 lakhs यहां पर कर दो, इसमें से माइनस कर दिए। इसके बाद आ गया आपका 60 lakhs। अब रुक जाओ, अब देखने की हमने कि एग्जेम्पशन हमें कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी। देखो हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 54B की। एंड सेक्शन नंबर 54B कहता है कि एक काम करो, आपको जो ये वाला कैपिटल गेन आया ना, इस कैपिटल गेन को यूज करके एक काम करो, इन्वेस्ट कर दो टू परचेज अ न्यू एग्रीकल्चर लैंड। क्या बोला मैंने, इन्वेस्ट द कैपिटल गेन अमाउंट टू परचेज अ न्यू एग्रीकल्चर लैंड। यहां पर परचेज लिखा है, ध्यान से देखो, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, लैंड को आप कंस्ट्रक्ट तो कर नहीं सकते, सिर्फ आप परचेज ही कर सकते हो, राइट। तो आपने क्या करना है, इन्वेस्ट करना है अपना कैपिटल गेन को टू परचेज द न्यू एग्रीकल्चर लैंड। अच्छा एक चीज और, ये जो न्यू एग्रीकल्चर लैंड है ना, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा कि ये अर्बन होगा या रूरल होगा, कुछ नहीं लिखा। तो ये जो न्यू एग्रीकल्चर लैंड आप परचेज कर रहे हो, दैट कैन बी अ रूरल एग्रीकल्चर लैंड ऑल्सो, एंड दैट कैन बी एन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ऑल्सो। दैट कैन बी रूरल एज वेल एज अर्बन, यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो सिंपल है, आप क्या कर रहे हो, जो एसेट आप बेच रहे हो दैट इज एन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन जिस एसेट को आप परचेज कर रहे हो एग्जेम्पशन लेने के लिए, दैट कैन बी एनी एग्रीकल्चर लैंड, रूरल भी हो सकता है एंड अर्बन भी आपका हो सकता है। अच्छा सर परचेज कब तक करना है, तो मैं बताऊं, परचेज करना है आपने विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, 2 year आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर आपने यहां तक उस न्यू एग्रीकल्चर लैंड को परचेज कर लेना है। आओ एक बार टाइमलाइन पर भी देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारा डेट ऑफ ट्रांसफर है, डेट ऑफ ट्रांसफर का -1 year ये रहा, इसका +1 year ये रहा, +2 year ये रहा, एंड +3 year भी ये रहा। तो हमने क्या करना है, हमने +2 years तक यहां तक हमने परचेज कर लेना है। ये कर लिया अगर हमने, तो हमें यहां पर एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ये हमारा सेक्शन नंबर 54B। अब देखते हैं कि एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, आओ देखते हैं। तो मान लो कि ये जो पर्सन है मिस्टर ए, इसने क्या किया, पूरा 1 करोड़ रुपए इसने इन्वेस्ट कर दिया टू परचेज अ न्यू एग्रीकल्चर लैंड। क्या किया, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट। मिस्टर ए इन्वेस्टेड ₹1 करोड़ टू परचेज अ न्यू एग्रीकल्चर लैंड। अब इसने क्या किया, 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, एंड हमारा कैपिटल गेन कितना था, 60 लाख का था। जरा सोच के बताओ कितनी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। भाई 60 लाख का आपका कैपिटल गेन था, आपने कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करके न्यू एग्रीकल्चर लैंड खरीदना था, आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया खरीदने में, तो कितना मिलेगा, सिंपल सी बात है 60 लाख मिलेगा ना, 60 लाख। तो क्या फॉर्मूला बना हमारा, देखो एग्जेम्पशन कैसे निकलेगी। सबसे पहले काम करो, ले लो कैपिटल गेन का अमाउंट कितना था, कैपिटल गेन था आपका ₹60 लाख, और अमाउंट इन्वेस्टेड है हमारा यहां पर ₹1 करोड़।
₹1 crore, विच एवर इज लोअर। अब बताओ इन दोनों में से लोअर कौन सा हुआ? 60 lakhs, यानी कि आपको पूरे के पूरे 60 लाख का जितना कैपिटल गेन था सारा आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सारा आपको यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 60 लाख का 60 लाख, 60 लाख कर दो माइनस, एंड इसकी वजह से अब आपका जो कैपिटल गेन आएगा, नेट कैपिटल गेन, दैट विल बी अ नील फिगर, नील कैपिटल गेन आपका यहां पर आएगा। ये था हमारा सेक्शन नंबर 54B। अच्छा, एक पॉइंट रह गया यहां पर विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन वाला। तो सर क्या यहां पर भी हमारा विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन आएगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, आपका पॉइंट आएगा ये वाला, विड्रॉ आपकी एग्जेम्पशन हो सकती है। अगर मान लो आपने जो न्यू एग्रीकल्चर लैंड खरीदा था उसको आपने खरीदने के यानी कि परचेस करने के 3 साल के अंदर अंदर अगर आपने उसको दोबारा से बेच दिया तो अगेन जो गवर्नमेंट का पर्पस था पैसा सर्कुलेशन में आना वो कंप्लीट नहीं हुआ ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहां पर आपकी एग्जेम्पशन हो जाएगी विड्रॉ। कैसे करेंगे? जब आप इस न्यू एग्रीकल्चर लैंड को बेचने जाओगे तब आप उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जितनी आपने यहां पर एग्जेम्पशन ले रखी थी 60 लाख की उतनी माइनस कर दोगे। तो देखो सिंपल है, जब आप इसको बेचने जाओगे सोचो जरा एक बारी, तब इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? 1 करोड़। इसमें से जो हमने 60 लाख की एग्जेम्पशन ले ली थी पहले 60 लाख की, वो हम माइनस कर देंगे एंड आगे चलकर जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी वो बनेगी 40 लाख ओनली, 40 लाख ओनली, राइट। फिर जब हम इसको बेचने जाएंगे तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए 40 लाख माइनस करेंगे, 1 करोड़ माइनस नहीं करेंगे, राइट। ये था हमारा कंसेप्ट सेक्शन नंबर 54B का। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर और आता है स्पेशल, ये स्पेशल पॉइंट है इस वाले सेक्शन का। देखो मैंने क्या बताया कि देखो आपने कौन सा एसेट ट्रांसफर करना है, आपने ट्रांसफर करना है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, एंड उसकी एग्जेम्पशन पाने के लिए आपको परचेस करना है कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड या फिर कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, राइट। सही बोला मैंने। लेकिन एक बात बताओ, ये जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है ये क्या है? दिस इटसेल्फ इज नॉट अ कैपिटल एसेट। तो अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको एग्जेम्पशन तो मिल जाएगी, आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो तो। लेकिन मान लो कि आपने इस रूरल एग्रीकल्चर लैंड को परचेस किया एंड उसको आपने 3 साल के अंदर अंदर आपने ट्रांसफर कर दिया, तो क्या यहां पर एग्जेम्पशन विड्रॉ की जाएगी? क्योंकि जरा सोचो, अगर आपने रूरल एग्रीकल्चर लैंड परचेस करा एंड 54B में आपने एग्जेम्पशन ले ली, लेकिन आगे चलकर आपने 3 साल के अंदर उसको बेच दिया, लेकिन रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट ही नहीं है ना, ये तो आपका कैपिटल एसेट ही नहीं है। तो जब आप इसको बेचोगे तो आपका कैपिटल गेन ही नहीं आएगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस क्या करोगे? विड्रॉ कैसे करोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करके करते हो ना, वो कैसे करोगे? वो आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं। तो इन्होंने बोला कि देखो वैसे तो अगर आपने न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेस किया और उसको 3 साल के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो आपकी एग्जेम्पशन विड्रॉ कर देंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से कम कर देंगे। लेकिन अगर आपने जो एसेट खरीदा था वो अगर कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड था एंड उसको आप 3 साल के अंदर बेच देते हो तो आपकी एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं की जाएगी, आपकी एग्जेम्पशन आपको मिले रहेगी। आप ये चीज कर सकते हो, दिस इज अ लूप होल ऑफ टैक्स। तो यहां पर ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो अपने आप में ही कैपिटल एसेट नहीं है, हेंस वहां पर टैक्स ही नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात ही नहीं आती। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला एक बार रिपीट करूं क्या? जल्दी से ये लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। मैं आपको बता रहा हूं कि हमने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड परचेस करके या तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है या फिर अर्बन खरीदना है। अगर अर्बन खरीदते हैं एंड इसको 3 साल के अंदर अंदर दोबारा बेच देते हैं तो हमारी एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी, इसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर देंगे। लेकिन अगर रूरल खरीदते हैं तो एग्जेम्पशन ले लेंगे अभी, उसके बाद हम इसको जब बेच देंगे दोबारा तो एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगी, क्योंकि ये जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है दिस इटसेल्फ इज नॉट अ कैपिटल एसेट नहीं है, तो कैपिटल गेन भी नहीं आएगा, तो इसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का सवाल ही नहीं आता, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, राइट। अब काम करते हैं, वहां से भी एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं क्या लिखा है हमारे नोट्स के अंदर। नोट्स मतलब कि हमारे ये प्रिंटेड नोट्स के अंदर जल्दी से रीड करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो देखो क्या लिखा है। सबसे पहली बात, ये एग्जेम्पशन किसको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को, एचएफ को। कब मिलेगी? जब आपके पास अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगा जो कि आप ट्रांसफर करोगे एंड दैट लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर एटलीस्ट 2 years बिफोर द ट्रांसफर, या तो बाय इंडिविजुअल या फिर पेरेंट्स या फिर द एचएफ खुद, वो भी कर सकता है। इस पे आपको जो गेन होगा वो होगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों मिलेंगे यहाँ पर। एंड जो आपने एसेट परचेस करना है उस कैपिटल गेन को यूज करके, दैट शुड बी एन एग्रीकल्चर लैंड,
चाहे कोई रूरल हो चाहे अर्बन हो, फर्क नहीं पड़ता, एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। अच्छा, कब तक परचेज करना है? विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। एंड एग्जाम्पशन कितने मिलेगी? एग्जाम्पशन मिलेगी आपका जो कैपिटल गेन का अमाउंट था वो, या फिर जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो, दोनों में से जो लोअर अमाउंट है उतने की एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगी। एक चीज और, विड्रॉ होगा कि एग्जाम्पशन विड्रॉ होगी क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अगर आपने परचेज डेट के 3 साल के अंदर अंदर आपने ट्रांसफर कर दिया दोबारा से, तो आपकी जो एग्जाम्पशन थी विड्रॉ हो जाएगी, आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम कर देंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम कर देंगे। लेकिन अगर जो न्यू एसेट था वो अगर कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का सवाल ही नहीं होता, सवाल ही नहीं उठता, तो एग्जाम्पशन को विड्रॉ यहाँ पर नहीं किया जाएगा आपका। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो गया अभी के लिए, बट कोई बात नहीं, ये हमारा प्रैक्टिस बैच है, थोड़ा सा फास्ट में चलना है इसमें, राइट। एंड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको 100% क्लैरिटी आपको आ जाएगी, राइट। इसके बाद देखो सेक्शन नंबर 54D देखते हैं आज, 54D। हाँ जी दोस्तों, तो देखो सेक्शन नंबर 54D क्या बात करता है? देखो ये बात करता है एग्जेम्पशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। क्या? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहली बात, ये जो सेक्शन है ना 54D, दिस इज अवेलेबल फॉर एनी टाइप ऑफ एसएससी, चाहे आप कोई इंडिविजुअल हो, चाहे आप एचयूएफ हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई फर्म हो, बेसिकली हर तरह का एसएससी, चाहे कोई एओपी हो, हर तरह का एसएससी यहाँ पर कवर है। एंड इस एसएससी के पास कोई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग थी। इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग मतलब बेसिकली यहाँ पर एक फैक्ट्री की बात हो रही है। क्या हो रही है? फैक्ट्री की बात हो रही है। देखो ये मैंने बना रखा है आपके लिए, फैक्ट्री बना रखी है। फैक्ट्री मतलब कोई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। अगर मान लो आपके पास इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग थी, एंड ये इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग आपकी एटलीस्ट 2 years बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो रही थी, तो आप यहां पर कवर हो जाओगे। एंड एक बात और, ये इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट भी हो सकती है, आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट भी हो सकती है। एंड मान लो फॉर आर एग्जांपल इसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो है 50 लाख, जस्ट फॉर एग्जांपल। अब मान लो कि ये जो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग थी ना, ये हमारे किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के बीच में आ रही थी। हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ से कोई हाईवे निकालना था, एंड हाईवे के बीच में हमारी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? हमारी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग को कंपलसरी हमसे छीन लिया, मींस उसको कंपलसरीली एक्वायर कर लिया। तो देखो क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने ये जो हमारी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग थी इसको कर लिया कंपलसरी एक्वायर्ड, कंपलसरीली एक्वायर्ड। एक तो उसने कर लिया एक्वायर्ड, एंड उसके बदले में गवर्नमेंट हमें क्या देगी? गवर्नमेंट हमें उसके बदले में देगी कुछ कॉम्पेंसेशन। अब मैंने आपको क्या बताया था कुछ देर पहले, जब हमने ट्रांसफर की डेफिनेशन देखी थी, तब हमने एक चीज देखी थी कि जब हमारा एसेट, कोई कैपिटल एसेट कंपल्सरी एक्वायर हो जाता है, हमें उसके बदले में कॉम्पेंसेशन मिलती है, तो वो भी एक ट्रांसफर माना जाता है। वहां पर कैपिटल गेन भी आ जाता है। इस टॉपिक को ना, कंपल्सरी एक्विजिशन को, हम थोड़ी देर में डिटेल में देखने वाले हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल, राइट। तो अभी के लिए देखो कि इसको क्या हुआ, इसके पास इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग थी, एंड इसकी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग हो गई कंपल्सरी एक्विजिशन, एंड इसको मिली कॉम्पेंसेशन ऑफ ₹2 करोड़। 2 करोड़ की इसको कॉम्पेंसेशन मिली। तो एक काम करो, पहले एक बार कैपिटल गेन कैलकुलेट करो मेरे साथ। तो उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी हुई? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हुई उसकी यहाँ पर 2 करोड़। तो यहाँ पे काम करो, 2 करोड़ लिख दो। भाई सिंपल सी बात है ना, जितनी उसको कॉम्पेंसेशन मिली वही तो उसकी यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगी। ट्रांसफर एक्सपेंस यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दे रखे, कुछ भी नहीं आएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी नेट कंसिडरेशन 2 करोड़ की। नेट कंसिडरेशन आपकी आएगी 2 करोड़। अब देखो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, ये आपकी यहाँ पर दे रखी है 50 लाख की। 50 लाख की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रखी है। तो एक काम करो, 50 लाख माइनस कर दो, 50 लाख माइनस करो, यह आ गया आपका यहाँ पर ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 करोड़ 50 लाख। 1 करोड़ 50 लाख का आपका ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब एक सेकंड के लिए रुक जाओ, यहां पर गवर्नमेंट कहती है सुनो, अगर आपको सेक्शन 54D में एग्जेम्पशन चाहिए ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि यहां पर आपको एग्जेम्पशन चाहिए इस वाले कैपिटल गेन की, तो एक काम करो, जितना आपका कैपिटल गेन का अमाउंट आया ना वो उठाओ और उसको इन्वेस्ट कर दो टू परचेज न्यू लैंड एंड बिल्डिंग इन इंडस्ट्रियल एरिया। बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपका इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग हमने एक्वायर किया था ना, उस पैसे से जो आपको कैपिटल गेन आया, उस कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट कराने के लिए उस पैसे को जाकर इन्वेस्ट कर दो टू परचेज अनदर लैंड एंड बिल्डिंग इन इंडस्ट्रियल एरिया। आपका लैंड एंड बिल्डिंग इन इंडस्ट्रियल एरिया आपसे छीना गया, एंड उसके बदले आप परचेज करो भी, उस पैसे से आप परचेज भी यही करोगे, एक और इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। तो आपने क्या करना है,
कैपिटल गेन अमाउंट को इन्वेस्ट करना है टू परचेज न्यू लैंड एंड बिल्डिंग इन इंडस्ट्रियल एरिया। एंड सर यहां पर परचेज करने की लिमिट क्या है, जरा देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है इसकी। यहां पर आपने परचेज कब तक करना है? विद इन 3 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स, बट कहां से? विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन। यहां पर डेट ऑफ ट्रांसफर से नहीं आएगा, रिसिप्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन से आएगा। अभी समझाता हूं, रुको। विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम, विद इन 3 ईयर्स आफ्टर, विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द रिसिप्ट, विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन आपको यहां पर न्यू इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग आपको खरीदनी पड़ेगी। देखो एक बार टाइमलाइन से समझाता हूं। देखो इसमें क्या होता है, जब भी आपका कोई कैपिटल एसेट कंपलसरी एक्वायर किया जाता है ना, तो जिस दिन वो आपसे छीन लिया जाता है, मींस आपसे कंपलसरी एक्वायर कर लिया जाता है, उस दिन यहां पर हो जाता है ट्रांसफर। लेकिन हो सकता है कि आपको कॉम्पेंसेशन कुछ टाइम बाद मिले, राइट? हो सकता है कि कॉम्पेंसेशन आपको कुछ टाइम बाद मिले। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बचाना है, या जो भी कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी है, अगर मान लो हमें यहाँ पर, एक सेकेंड ना, इसको यहाँ पर ऐसे कर लो, STCG भी लिख दो यहाँ पर, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, राइट? अब अगर हमें अपना कैपिटल गेन का अमाउंट बचाना है तो हमारे पास कुछ इन्वेस्ट करने के लिए पैसे होने चाहिए। लेकिन मान लो कि कंपलसरी एक्वायर हो गया, ट्रांसफर हो गया, कैपिटल गेन लग गया, लेकिन कॉम्पेंसेशन हमें मिली थी, तो हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे, राइट? तो हम इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास पैसे पहले आने चाहिए, उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए यहां पर इन्होंने रूल बनाया कि हम क्या करेंगे, 3 ईयर्स तो लेंगे, बट आफ्टर द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक टाइमलाइन देखो मेरे साथ, ये वाली टाइमलाइन देखो। इसमें क्या हुआ, देखो इस दिन को आपका एसेट हो गया कंपलसरी एक्वायर, यानी कि यहां पर आपका ट्रांसफर तो हो गया, ट्रांसफर हो गया, कैपिटल गेन लग गया, लेकिन कॉम्पेंसेशन मिली आपको इस डेट पर। तो एक काम करो, यहां से +1 ईयर करो, यहां से +2 ईयर करो, एंड यहां से +3 ईयर करो। मींस इस वाली डेट से 3 साल के पीरियड के अंदर आपको यहां पर नए इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग को आपको परचेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परचेज। तो यहां पर ध्यान से देखो, मेन पॉइंट क्या है यहां पर, आपको यहां पर कंपलसरी एक्विजिशन वाली डेट से नहीं, बल्कि कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड वाली डेट से आपने यहां पर 3 साल का पीरियड कैलकुलेट करना है, वहां तक आपने इन्वेस्ट करना है, वहां तक आपने इन्वेस्ट करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आओ बढ़ते हैं एग्जाम्पल में आगे। अब देखो पीछे क्या देखा हमने, पीछे हमने देखा कि हमारा जो कैपिटल गेन था वो था हमारा यहाँ पर 1.5 करोड़ का, एंड एसएससी ने क्या किया, 1.2 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट कर दिए इन परचेजिंग अनदर इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। यानी कि उसने 54D के अंदर परचेज तो कर लिया, लेकिन सारा का सारा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया। उसने 1.5 करोड़ के कैपिटल गेन में से सिर्फ 1.2 करोड़ ही उसने इन्वेस्ट किया। तो कितना मिलेगा उसको बताओ एग्जेम्पशन? सिंपल सी बात है, जितना उसका कैपिटल गेन था, वो कैपिटल गेन, जितना उसका कैपिटल गेन था ₹1.5 करोड़ का वो, या फिर जितना उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया, वो अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था? 1.2 करोड़। इन दोनों में से जो लोअर होगा वो, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो, यानी कि हमारे केस में 1.2 करोड़ की हमें यहां पर एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, 1.2 करोड़ यहां पर माइनस कर दूंगा, 1.2 करोड़ यहां पर एग्जेम्प्ट करा दूंगा, एंड मेरे सिर्फ 30 लाख रुपीस की मुझे यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी है। तो इस 30 लाख रुपीस पर अब मैं जाकर इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करूंगा। अगर एग्जेम्पशन ना मिलती तो मैं 1.5 करोड़ पे करता, क्योंकि मुझे एग्जेम्पशन मिल गई तो मैं 30 लाख पे अब टैक्स कैलकुलेट करूंगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ था नहीं मुश्किल, सिर्फ एक समझने का पॉइंट ये था कि जिस दिन आपका एसेट कंपल्सरी एक्वायर हो गया, वो उस डेट को छोड़ो, बल्कि जब आपका कॉम्पेंसेशन एक्चुअल में रिसीव हो रही ना, उसके बाद से आपने 3 साल का पीरियड कैलकुलेट करना है टू परचेज द न्यू इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या यहां पर भी आपकी एग्जेम्पशन विड्रॉ हो सकती है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, यहां पर भी एग्जेम्पशन विड्रॉ हो सकती है अगर आपने न्यू इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदा, एंड खरीदने के 3 साल के अंदर अंदर आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, तो आपने जो एग्जेम्पशन ली थी वो आपकी विड्रॉ हो जाएगी। लेकिन कैसे होगी? जैसे हमने पहले सीखा वैसी होगी। जब आप इस न्यू इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने जाओगे तो उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर लेना वो जो आपकी एग्जेम्पशन पहले थी, अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में थे, उसको यहां पर अपने माइनस करना है। ये था हमारा सेक्शन 54D। आओ एक बार जल्दी से वहां से भी देख लेते हैं अपने प्रिंटेड नोट से, राइट? ये रहा सेक्शन नंबर 54D, इसको पढ़ते हैं, आ जाओ।
सबसे पहली बात किसको मिलेगा, मैंने क्या बताया, ये हर पर्सन को मिलेगा, चाहे इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीओए, कंपनी, फर्म, किसी को भी, सबको मिल जाएगा, एनी पर्सन, सबके लिए अवेलेबल है। दूसरी बात, यहां पर कौन सा एसेट आपका ट्रांसफर होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए आपके इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन। क्या कंपलसरी एक्विजिशन, एंड वो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग आपके एटलीस्ट 2 years बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। दूसरी बात, कैपिटल गेन कौन सा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, यहां पर दोनों चलेंगे। एंड जो एसेट आपने नया खरीदना है, दैट शुड ऑल्सो बी अ न्यू इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, न्यू इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए वो भी। सॉरी। इसके बाद देखो, कब तक आपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, विद इन 3 years, बट कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, बट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन। कितना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा, जितना आपका टोटल कैपिटल गेन था वो, या फिर जितना आपने एग्जेम्प्ट किया वो, विच एवर इज लोअर, उतने की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। एंड अगर मान लो आपने 3 साल के अंदर नए वाले एसेट को, नए वाले इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग को आपने बेच दिया दोबारा से, तो जो आपकी एग्जेम्पशन थी वो विड्रॉ कर ली जाएगी बाय रिड्यूसिंग फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये था हमारा सेक्शन नंबर 54D। 3 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए, टोटल 5 में से 2 सेक्शन रहते हैं, अब उनको भी कंप्लीट करते हैं, जल्दी से आ जाओ। सेक्शन नंबर 54 EC देखना है आपने, अब ये वाला सेक्शन नंबर 54 EC, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, काफी बार पूछा जाता है वाला। आओ देखते हैं इसको। तो देखो क्या लिखा है सेक्शन नंबर 54 EC में, काफी इंपॉर्टेंट है वाला, इसको अच्छे से आपने करके जाना है। तो देखो क्या लिखा है, एग्जेम्पशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि आपके पास क्या है, आपके पास कोई लैंड है, या फिर कोई बिल्डिंग है, या फिर कोई हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब कि लैंड और बिल्डिंग एक साथ। अब देखो सबसे पहली बात, ये जो सेक्शन है 54 EC, ये एप्लीकेबल किसके लिए, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एसएससी, यानी कि हर तरह का एसएससी, इंडिविजुअल हो गया, एचएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओए, हर तरह के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है 54 EC, पहली बात ये। दूसरी बात, आपके एसेट कौन से हैं, आपका एसेट है लैंड, बिल्डिंग और बोथ, मींस कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड वो होना चाहिए आपके लिए कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब मान लो हमारे एग्जांपल में इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो है आपकी 2.1 करोड़, 2.1 करोड़ की आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां पर मुझे दिख रही है। अब मान लो इस एसएससी ने क्या किया, अपना जो लैंड एंड बिल्डिंग था ना, वो इस दूसरे पर्सन को कर दिया इसने ट्रांसफर। क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। एंड बदले में इसने क्या किया, बदले में इसने लिए टोटल यहां पर 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ उसने बदले में ले लिए। अब यहां पर ट्रांसफर एक्सपेंस कुछ नहीं दे रखे, तो एक काम करते हैं, इसका कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं पहले। तो देखो आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है, ये है आपकी 3 करोड़, राइट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 3 करोड़ की आपकी यहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गई। ट्रांसफर एक्सपेंस कुछ दे नहीं रखा, तो यही आपकी नेट कंसिडरेशन भी आ जाएगी, 3 करोड़ की आपकी नेट कंसिडरेशन। अब देखो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इसकी 2.1 करोड़, तो 2.1 करोड़ यहां से माइनस कर दो, 2.1 करोड़ माइनस करो, आपका आ गया यहां पर 90 लाख, 90 लाख क्या आ गया आपका ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब एक सेकंड के लिए रुको, एक सेकंड के लिए रुको, 90 लाख का आपका आ गया यहाँ पर ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहां पर ना हमारी गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको सेक्शन 54 EC के अंदर अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए, तो एक काम करो, हम आपको बताते हैं 4 सरकारी कंपनी के नाम। क्या, 4 सरकारी कंपनी, यानी कि 4 गवर्नमेंट कंपनी, 4 गवर्नमेंट कंपनी के नाम बताएंगे। उन 4 गवर्नमेंट कंपनी की आपने खरीदने हैं बॉन्ड्स। क्या खरीदने हैं, बॉन्ड्स। देखो क्या लिखा है, ये कहते हैं कि अगर आपको ये वाला कैपिटल गेन पे एग्जेम्पशन चाहिए अगर इसके ऊपर, तो एक काम करो, ये जो आपका कैपिटल गेन का अमाउंट है ना, इसको यूज कर लो टू परचेज द बॉन्ड्स ऑफ 4 गवर्नमेंट कंपनीज। हम आपको बताएंगे 4 सरकारी कंपनी के नाम, उन 4 सरकारी कंपनी के आपने खरीदे हैं बॉन्ड्स, एंड सबके नहीं खरीदने, एनी ऑफ दीज, यानी कि इसके भी खरीद सकते हो, इसके भी, इसके भी, इसके भी, सारे सबके भी खरीद सकते हो। बेसिकली बता रहे कि इनके अंदर आपने इन्वेस्ट करना है। तो कौन कौन से नाम है देखो, पहला है आपका NHAI, मींस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है, दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी, उसके आपने बॉन्ड्स खरीदने अगर आपको 54 EC के एग्जेम्पशन चाहिए। दूसरा क्या है, RECL, ये क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिस इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, इसके बॉन्ड्स खरीदने आपने। तीसरा है PFCL, ये है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके भी आप बॉन्ड्स खरीद सकते हो। एंड एक है आपका IRFCL, ये क्या है, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये क्या है, ये हमारी 4 ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज है जिसके अगर आपने बॉन्ड्स खरीद लिए, तो उस बॉन्ड्स को खरीदने के चक्कर में आपके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, इसकी आपको यहां पर एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना,
ये जो आप बॉन्ड्स खरीदोगे ना, दीज बॉन्ड्स शुड बी रिडीमेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 years मिनिमम, यानी कि ये जो बॉन्ड्स है कम से कम इसकी 5 साल की मेच्योरिटी होनी चाहिए। अगर आप जो बॉन्ड्स खरीद रहे हो एंड उसकी जो रिमेनिंग लाइफ ऑफ मेच्योरिटी है अगर वो 5 साल से कम है, 5 साल से कम है, तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अगर उसकी रिमेनिंग लाइफ ऑफ मेच्योरिटी अगर उसकी 5 साल या फिर उससे ज्यादा है तो ही यहां पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। एक बार रिपीट करता हूं, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी हमारी, उसको हमने बेचा, हमें हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हमें हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इससे बचने के लिए, इसको एग्जेम्प्ट कराने के लिए हमने क्या करना है, 4 सरकारी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदने हैं। सबसे पहला है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरा है आपका RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरा है आपका PFCL, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड चौथा है आपका IRFCL, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन चारों में से किसी की भी आपने बॉन्ड्स खरीदने जो कि रिडीमेबल है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 years मिनिमम। अगर आपने ऐसे कर दिया तो आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन सवाल आता है कि आपने परचेज करने के लिए बोला है, तो परचेज कहां तक करना है, कितने टाइम तक करना है, ये भी बता दो। तो देखो, इन्होंने बोला कि जैसे पहले हम देखते थे ना 2 साल 3 साल, ऐसा नहीं है, यहां पर टाइम लिमिट बहुत कम है, इन्होंने बोला कि विद इन 6 months ही आपने उसको परचेज करना है फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। पीछे जो अब तक हमने सेक्शन देखे इसके पहले, वहां पर टाइम लिमिट काफी अच्छी थी, वहां पर टाइम लिमिट थी 2 साल की, 3 साल की। यहां क्या है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी 6 months की ही टाइम लिमिट है। मीन्स देखो, ये क्या है, ये आपकी डेट ऑफ ट्रांसफर है, इसकी ट्रांसफर के विद इन 6 months यानी कि आधा साल ही, 6 months के अंदर आपने उसको करना है परचेज। 6 months के अंदर आपने करना है परचेज, किसको, इन बॉन्ड्स को परचेज करना है। अब चलो एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। मान लो कि ये जो असेसी है, इसने क्या किया, इसने 70 लाख रुपीस के बॉन्ड्स खरीद लिए, एंड पीछे हमारा कैपिटल गेन कितना था, ये था हमारा 90 लाख रुपीस का। इसने क्या किया, 90 लाख का कैपिटल गेन बचाने के लिए इसने सिर्फ 70 लाख ही यहां पर उसने इन्वेस्ट किए इन द बॉन्ड्स ऑफ दिस कंपनीज। तो देखो कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी, आओ देखें एक बारी। सबसे पहले लिखो यहां पर अमाउंट इन्वेस्टेड, नहीं, सबसे पहले लिखो यहां पर कैपिटल गेन। पहले देखें आपका कैपिटल गेन है कितना, सबसे पहले वो देखें। कैपिटल गेन आपका 90 लाख, राइट, कैपिटल गेन आपका 90 लाख। ये देखो पीछे हमने देखा कैपिटल गेन है हमारा यहां पर 90 लाख। इसके बाद देखो आपने अमाउंट इन्वेस्टेड कितना किया, अमाउंट इन्वेस्टेड यानी कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया इन द बॉन्ड्स ऑफ दिस कंपनीज। बताओ कितना किया, आपने किया 70 लाख। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस सेक्शन में ना एक मैक्सिमम लिमिट भी आ जाती है, इस सेक्शन में एक मैक्सिमम लिमिट आ जाती है, एंड वो मैक्सिमम लिमिट है हमारी 50 लाख की, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 लाख, मैक्सिमम ₹50 लाख। इसका मतलब इन तीनों में से जो लोअर होगा उतने की हमें यहां पर एग्जेम्पशन मिलेगी, 50 लाख की हमें एग्जेम्पशन मिलेगी। देखो सिंपल सी बात है, 54AC है ना, ये सेक्शन बात करता है कि आपने बॉन्ड्स खरीदने हैं जो कि 5 साल के अंदर रिडीमेबल है, एंड आप जो एसेट बेच रहे थे पहले जिसपे आपको कैपिटल गेन आया था, दैट शुड बी एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात कहते हैं। लेकिन यहां पर ना एक मैक्सिमम लिमिट आ जाती है, मैक्सिमम लिमिट, इन्होंने बोला कि 50 लाख से ज्यादा एग्जेम्पशन आपको हम नहीं देंगे। तो लोग पता क्या करते हैं, लोग ना 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करते। उनको पता है 50 लाख से ज्यादा मुझे यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलनी नहीं है, तो 50 लाख से ज्यादा वो लोग बॉन्ड्स खरीदते भी नहीं है, वो खरीदते ही उससे कम का है पहले शुरू से ही। तो देखो क्या, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 लाख, उतनी की एग्जेम्पशन आपको मिलेगी। तो यहां पर लिखते हैं एग्जेम्पशन 50 लाख, 50 लाख की आपको एग्जेम्पशन मिली, एंड ओनली 40 लाख पे अब आपको यहां पर टैक्स देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। आपने क्या याद रखना है इसमें, मेन चीज आपने पता क्या याद रखनी है, एक तो आपने रखना है ये 50 लाख वाली लिमिट, दूसरी आपने चीज याद रखनी है ये वाली 6 मंथ्स के अंदर आपने ट्रांसफर करना है, तीसरी आपने चीज याद रखनी है ये वाली कि कौन से बॉन्ड्स में आपने इन्वेस्ट करना है, एंड चौथी क्या है कि आपने ये जो एग्जेम्पशन है दिस इज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, और किसी चीज के लिए मत देना, ओनली एंड ओनली लैंड, बिल्डिंग और बोथ, राइट। अच्छा सर यहां पर भी क्या एग्जेम्पशन विड्रॉ होगी, द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, यहां पर भी होगी, यहां पर भी आप डिफॉल्ट करोगे तो बिल्कुल होगी। तो देखो कंडीशन क्या थी, पीछे जरा देखो एक बारी, कंडीशन क्या थी कि रिडीमेबल होने चाहिए 5 साल के अंदर, यानी कि गवर्नमेंट का पर्पस ये है कि हम कम से कम 5 साल तक हमारे पास पैसा हमारे पास ना आए, जो हमने कैपिटल एसेट बेचा उनको इन्वेस्ट कर दे पैसा, हमारे पास 5 साल तक पैसा ना आए, ये हमारी गवर्नमेंट की इंटेंशन थी।
ताकि पैसा सर्कुलेशन में रहे। ये हमारी गवर्नमेंट की इंटेंशन थी। अगर मान लो हमने उन बॉन्ड्स को आगे बेच दिया और बॉन्ड्स को हमने ट्रांसफर कर दिया या फिर बॉन्ड्स को हमने मनी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो यहां पर हमारी एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दिया जाएगी। तो इन्होंने क्या बोला, इफ द बॉन्ड्स आर ट्रांसफर्ड और द बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू मनी। अब ये कन्वर्टेड इनटू मनी का मतलब बताऊंगा, अभी चिंता मत करो। बॉन्ड्स आर ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इनटू मनी विद इन 5 years फ्रॉम एक्वायरिंग देम, देन जो कैपिटल गेन आपका पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो हम अब जाकर टैक्सेबल कर देंगे। यहां पर हम अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करने वाले वो वाला फंडा नहीं चलता। यहां पर हम यहां पर अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस नहीं करेंगे। यहां पर अलग तरीका है, यहां पर अलग तरीका है। यहां पर क्या करेंगे, सीधा सीधा जो हमारे 50 लाख का जो हमारा कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट था ना, तो जिस साल में हमने क्या किया, हमने बॉन्ड्स को ट्रांसफर कर दिया या उसको मनी में कन्वर्ट कर दिया, उस साल के अंदर जो 50 लाख पहले हमारे एग्जेम्प्ट हुए थे वो सीधा सीधा जाकर हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल बन जाएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएंगे। विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड, सीधा आपने उसको जाकर कैपिटल गेन बना देना है। अभी करते हैं एग्जाम्पल, चिंता मत करो। तो देखो यहां पर क्या है, अगर आपके बॉन्ड्स जो थे वो आपने ट्रांसफर कर दिए या फिर मनी में कन्वर्ट कर दिया विद इन 5 years फ्रॉम एक्वायरिंग देम, तो जो आपका कैपिटल गेन था पुराना, अब जाकर वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन क्या है कि यहां पर कोई न्यू एसेट तो आपने सेल किया ही नहीं, कोई न्यू एसेट तो आपका यहां पर आया ही नहीं, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात कहां से आएगी, राइट। कोई न्यू एसेट यहां पर नहीं है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात यहां पर आएगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, सीधा जो कैपिटल गेन पहले एग्जाम था उसको अब जाकर टैक्सेबल कर देंगे इन द प्रीवियस ईयर ऑफ विड्रॉल, इन द प्रीवियस ईयर ऑफ विड्रॉल। आओ एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये देखो पिछले वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यूइंग द प्रीवियस एग्जांपल। मान लो कि हमारे एसएससी ने क्या किया, पीछे उसने एनएचए के बॉन्ड्स खरीदे थे एंड उस टाइम उसने एग्जेम्पशन ले ली 54 इसी में। आगे चलकर उसने क्या किया, एनएचए के बॉन्ड्स हमने 70 लाख के पीछे जो खरीदे थे, उस 70 लाख के बॉन्ड्स को हमने 2 साल के अंदर अंदर बेच दिया। हमने 5 साल तक उसको होल्ड करके रखना था, हमने उसको 2 साल के अंदर बेच दिया। कितने में, 75 लाख में। यानी कि हमारे यहाँ पर एग्जेम्पशन हो जाएगी विड्रॉ। क्या हो जाएगी, एग्जेम्पशन विड्रॉ। एग्जेम्पशन विड्रॉ होगी, कैसे होगी, देखो ये कहते हैं कि जिस साल में आपकी एग्जेम्पशन विड्रॉ होगी, मतलब कि जिस साल में आप एनएचए वाले बॉन्ड्स बेचोगे, तो वहां पर 2 चीजें होंगी। एक तो जो एनएचए वाले बॉन्ड्स है उसको बेचने पर कुछ कैपिटल गेन आएगा। देखो एनएचए वाले बॉन्ड्स थे, हमने 70 लाख में खरीदे थे एंड 75 लाख में उसको बेच रहे हैं, तो 5 लाख का इसके ऊपर हमारा कैपिटल गेन आएगा। एंड ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसलिए क्योंकि हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल का है। मैंने बोला कि 2 साल के अंदर बेच दिए, राइट। तो ये 5 लाख का एक तो हमारा कैपिटल गेन आ गया हमारे एनएचए के बॉन्ड्स पे, एज वेल एज जो पुरानी एग्जेम्पशन हम लेके बैठे थे, जिसकी हमने वायोलेशन कर दी, जिसकी वजह से अमाउंट विड्रॉ हो रही है, वो अमाउंट अब सीधा सीधा जाकर टैक्सेबल हो जाएगा। क्या बोला मैंने, विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 इसी। जो पहले हमने 50 लाख के पीछे हमने एग्जेम्पशन ली थी, ये वाली, ये देखो 50 लाख की एग्जेम्पशन ली थी, वो 50 लाख की एग्जेम्पशन अब सीधा सीधा जाकर हमारी टैक्सेबल हो जाएगी एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये लॉन्ग टर्म क्यों आया, क्योंकि हमारी पुरानी जो एग्जेम्पशन थी वो लॉन्ग टर्म थी, तो ये भी हमारा लॉन्ग टर्म आ गया। तो 50 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड 5 लाख का ये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बता रहा हूं कि हमने बेसिकली यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस नहीं करना, हमने सीधा उसको जाकर टैक्सेबल कर देना इन द ईयर ऑफ विड्रॉल। जिस साल में अपने वायलेशन की, जिस साल में विड्रॉ हो रहा है, उस साल के अंदर जाकर सीधा उस अमाउंट को जाकर कर दो टैक्सेबल। देखो मैंने दोबारा लाइन लिखी है, 3-4 बार बता रहा हूं यहाँ पर ताकि आपको याद रहे। वी डोंट हैव टू रिड्यूस द एग्जेम्पशन अमाउंट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंस्टेड रेदर वी हैव टू मेक इट टैक्सेबल सेपरेटली एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन भी करेंगे। अच्छा हाँ, ये कन्वर्जन ऑफ मनी का मीनिंग क्या है, देखो मैंने बोला बॉन्ड्स आर ट्रांसफर्ड, यानी कि बॉन्ड्स आपने बेच दिए, तो वो तो आपको समझ में आ गया। कन्वर्जन ऑफ मनी का क्या है, देखो जैसे बहुत सी बार लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि वो अगर बॉन्ड्स को बेच देंगे तो उनका कैपिटल गेन एग्जेम्पशन जो है विड्रॉ हो जाएगी, राइट। तो वो क्या करते हैं, अपने बॉन्ड्स को किसी और को गिरवी रखवा के उससे लोन ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कहाँ समझाओ आपको, यहाँ समझाता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक पर्सन है, इसने क्या किया, इसने खरीद लिए बॉन्ड्स एंड इसको ना बेचने नहीं है, आगे जाकर ट्रांसफर नहीं करने, ताकि इसकी एग्जेम्पशन विड्रॉ ना हो। तो ये क्या करता है, एक लेंडर के पास जाता है एंड लेंडर को बोलता है कि सुनो आप एक काम करो, मेरे बॉन्ड्स खरीदो मत, मुझे उसके बदले में ना दे दो एक लोन एंड मेरे बॉन्ड्स को एज सिक्योरिटी रख लो। एज सिक्योरिटी मतलब कि एज गिरवी रख लो मेरे पास एंड मुझे उसके बदले दे दो लोन। तो इंस्टेड मैंने क्या किया भाई, गवर्नमेंट का पर्पस क्या था, सिंपल था उनका पर्पस कि पैसा सर्कुलेशन में आना चाहिए। हमने किसी ना किसी तरह से जुगाड़ करके पैसा अपने पास रख लिया।
पैसा अपने पास रख लिया, ये तो एज सिक्योरिटीज को पकड़ा दी। तो गवर्नमेंट सोचती है कि यार हमें पागल मत बनाओ, हम इसको कन्वर्जन इनटू मनी मानेंगे एंड आपके एग्जेम्पशन को यहां पर हम कर देंगे विड्रॉ। इसको बोला जाता है कन्वर्जन इनटू मनी, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन नंबर 54 EC काफी इंपॉर्टेंट था ये वाला, काफी इंपॉर्टेंट था ये वाला, राइट। मेन पॉइंट हमारा ये था कि हमारी जो एग्जेम्पशन विड्रॉ होगी वो हमारी अलग से जाकर टैक्सेबल होगी, हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस नहीं होगी, राइट। और काम करते हैं, वहां से भी रीड कर लेते जल्दी से, अपने नोट्स से भी रीड कर लेते जल्दी से, आ जाओ। देखो क्या लिखा है सेक्शन 54 EC। सबसे पहली बात, सेक्शन 54 EC किसको मिलेगा? ये मिलेगा NESSC बेसिकली हर तरह के पर्सन को मिलेगा, इंडिविजुअल, HF, कंपनी, फर्म, हर सबको मिलेगा। ट्रांसफर्ड एसेट कौन सा होना चाहिए? कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई लैंड या फिर बिल्डिंग। कौन सा गेन होना चाहिए? आपको होना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड आपने उसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करना है इन द बॉन्ड्स ऑफ 4 गवर्नमेंट कंपनीज। पहली है NHI, दूसरी है RECL, तीसरी है PFCL एंड चौथी आपकी IRFC। एंड ये जो बॉन्ड्स है दैट शुड बी रिडीमेबल आफ्टर पीरियड ऑफ 5 years। अच्छा एक चीज और, आपने इन्वेस्टमेंट कब तक करनी है? ये परचेज आपने कब तक करने बॉन्ड्स आपने परचेज करने विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? जितना कैपिटल गेन में अमाउंट था वो, या फिर जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो, या फिर ₹50 लाख मैक्सिमम, 50 लाख से ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। 50 लाख की एक मैक्सिमम लिमिट यहां पर लगा दी गई है। एक चीज और, विड्रॉ होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज बिल्कुल होगा। विड्रॉ होगा अगर आपने बॉन्ड्स को बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया, या फिर उसको मनी में कन्वर्ट कर दिया विद इन 5 years फ्रॉम एक्वायरिंग देम, विद इन 5 years फ्रॉम एक्वायरिंग देम। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपके एग्जेम्पशन यहां पर विड्रॉ कर दी जाएगी। कैसे करेंगे? आपके जो एग्जेम्पशन पहले मिली थी उसको अब जाकर कर देंगे टैक्सेबल। एंड नीचे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है आपको कन्वर्जन ऑफ मनी का, इसको भी चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो आप, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये वाला, राइट। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 54F, ये हमारा लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 54F लास्ट सेक्शन है ये वाला एग्जेम्पशंस का। फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट एग्जेम्पशन के वो देखेंगे, फिर उसके बाद छोड़ेंगे। तो सेक्शन 54F देखते हैं, आ जाओ। ये क्या लिखा है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वाला भी काफी अच्छा है। तो देखो सेक्शन नंबर 54F क्या कहता है, देखो ये बात करता है एग्जेम्पशन फॉर एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या बात करते हैं? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी जितने एसेट बच गए सारे यहां पर आ जाते हैं। पीछे हमने क्या देखा था? पीछे हमने देखा था सेक्शन 54 देखा था हमने, वो था हमारा एग्जेम्पशन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ये जो अब हम देख रहे हैं ना, अब हम देख रहे हैं 54F, एंड ये जो है ना ये बात करते हैं एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बाकी सबकी बात करता है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी सभी। तो सर गोल्ड कहां पर कवर होगा? गोल्ड आपका यहां पर कवर होगा। ज्वेलरी कहां पर कवर होगी? ये भी यहीं पर कवर हो जाएगी। पेंटिंग कहां जाएगी? वो भी यहीं जाएगी। ड्राइंग, स्कल्पचर्स, शेयर्स भी यहीं पर आ जाएंगे आपके। हर तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी यहां पर आ जाएगा। अच्छा देखो ये सेक्शन अवेलेबल किसके लिए? ये सेक्शन अवेलेबल है ओनली एंड ओनली फॉर एन इंडिविजुअल और एन HF, और किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। चलो आओ एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, ये कौन है? इंडिविजुअल है, एंड सेक्शन अवेलेबल है ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड HF। तो मान लो कि इसके पास कुछ ज्वेलरी पड़ी थी। क्या थी? ज्वेलरी। अब ज्वेलरी क्या है? दैट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, राइट। ये ज्वेलरी उसके पास लॉन्ग टर्म एसेट थी एंड दैट इज अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो सेक्शन 54F उसको मिल जाएगा। तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 70 लाख फॉर एग्जाम्पल, 70 लाख उसकी फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी। अब देखो अब हमारा एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा है यहां से। तो मान लो इस मिस्टर ए ने क्या किया? अपनी इस ज्वेलरी को ना आगे इसने बेच दिया इस पर्सन को बेच दिया, मतलब कि उसको कर दिया ट्रांसफर। क्या कर दिया? ट्रांसफर। एंड बदले में इसने कुछ इससे पैसे लिए, मान लो इसने लिए 2.1 करोड़ उसने यहाँ पर पैसे लिए। एंड मान लो कुछ इसके ट्रांसफर के खर्चे भी हो गए, मान लो उसके कुछ ट्रांसफर एक्सपेंस हो गए 10 लाख के इसके कुछ ट्रांसफर एक्सपेंस हो गए, राइट। तो आओ काम करते हैं, इसका कैपिटल गेन एक बार कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है? 2.1 करोड़, 2 करोड़ 10 लाख, राइट। ट्रांसफर एक्सपेंस कितने हैं? ये आपके 10 लाख ट्रांसफर एक्सपेंस, राइट। ये माइनस कर दो एंड यहां पर आ गया आपका 2 करोड़ के आपके आ गए यहां पर नेट कंसिडरेशन 2 करोड़। अब देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? ये दे रखी है आपको 70 लाख की, 70 लाख। तो एक काम करो ये माइनस कर दो,
70 लैक्स कर दो इसमें से माइनस। अब देखो आपकी ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया, यह आया आपका 1,30,00,000 सॉरी, यह आपका 1,30,00,000, राइट। यह आ गया आपका ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब एक सेकंड के लिए रुक जाओ, अब हमने देखना है कि 54F के अंदर आपकी कितनी एग्जेम्पशन आपकी आने वाली, आओ देखते हैं। ये सेक्शन कहता है, ये इकलौता सेक्शन है जो कहता है कि आप एक काम करो, आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था ना उसको इन्वेस्ट मत करो, उसकी जगह काम करो अपनी पूरी नेट कंसिडरेशन को ही इन्वेस्ट कर दो। ये इकलौता सेक्शन है जो कि ये बात कहता है, ये कहता है कि आप एक काम करो, अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन छोड़ो, हमें आपका पूरा का पूरा नेट कंसिडरेशन ही चाहिए, आप इसको इन्वेस्ट करोगे तभी आपका ये वाला कैपिटल गेन हम लोग एग्जेम्प्ट करेंगे। तो देखो क्या लिखा है, ये कहते हैं कि इन्वेस्ट द नेट कंसिडरेशन टू परचेज और कंस्ट्रक्ट वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। इन्वेस्ट द नेट कंसिडरेशन, यहां पर नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करनी है। पहला पॉइंट ये, पहला पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है कि यहां पर हम कैपिटल गेन इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम लोग नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। एंड आपने किस लिए करना है, फॉर परचेजिंग और कंस्ट्रक्टिंग वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। अब आप बोलोगे सर यहां पर तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बात ही नहीं थी, ये कहां से आ गया। तो देखो यहां पर हो क्या रहा है, जो हमने पहले सेक्शन देखा था, सबसे पहला सेक्शन देखा था सेक्शन 54, वहां पे क्या था, वहां पे हमने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची एंड उसको एग्जेम्प्ट कराने के लिए एक और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली। यहां पर क्या है, यहां पर हम बेच रहे हैं एनी एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड खरीद रहे हैं एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि दोनों सेक्शन में हम लोग रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लेकिन इस सेक्शन में क्या है कि हम लोग बेच कौन सा एसेट रहे हैं, एनी एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो यहां पे आपने नेट कंसिडरेशन को इन्वेस्ट करना है टू परचेज और कंस्ट्रक्ट वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। अब सवाल आता है सर परचेज कहां तक करना है, कंस्ट्रक्ट कब तक करना है। तो मैं बताऊं बिल्कुल सेम है जैसे पहले था, बिल्कुल सेम है। परचेज अगर आप कर रहे हो तो आपने करना है 1 ईयर बिफोर, 1 ईयर बिफोर, और अगर आप बाद में करना चाहते हो तो 2 ईयर्स आफ्टर, 2 ईयर्स आफ्टर क्या, द डेट ऑफ ट्रांसफर, आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर आप ऐसा करते हो, परचेज करते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हो तो आप ये भी करा सकते हो। कब तक करवाना है, कंस्ट्रक्ट करवाना है आपने 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर की डेट से 3 ईयर्स के अंदर अंदर आपको यहां पर कंस्ट्रक्शन करवा लेनी पड़ेगी। तो राइट, जो हमने पहले देखा था बिल्कुल सेम चीज है, लेकिन यहां पे फर्क सिर्फ इतना है कि एक फर्क तो हमने देखा कि आप एसेट कौन सा बेच रहे हो, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा फर्क हमने देखा कि यहां पर हम कैपिटल गेन की बात नहीं करते, यहां पर हम नेट कंसिडरेशन को इन्वेस्ट करते हैं। अभी देखेंगे आगे इंटरेस्टिंग होने वाला और भी ज्यादा, राइट। तो देखो अगर मैं टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखूं तो आपने 1 साल के अंदर यानी कि -1 ईयर तक परचेज करना है, या फिर +2 ईयर्स तक परचेज करना है, +2 ईयर्स, या फिर अगर आप कंस्ट्रक्ट करवाते हो तो +3 ईयर्स तक आपने उसको यहां पर कंस्ट्रक्ट आपने करवा लेना है। ये है आपकी कंडीशन, राइट। अब देखो मान लो कि हमारे एग्जाम्पल में जो हमारा असेसी है, उसने क्या किया, 1.7 करोड़ रुपीस उसने खर्च कर दिए टू परचेज अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। क्या किया उसने, 1.7 करोड़, और उसने क्या करना था, उसने यहां पर अपनी नेट कंसिडरेशन को इन्वेस्ट करना था। तो देखो यहां पर एग्जेम्पशन कैसे निकलेगी, देखो बहुत इजी है एंड काफी डिफरेंट है पहले से, मुश्किल नहीं है, काफी डिफरेंट है पहले से। देखो सबसे पहले काम करो, यहां पर ले लो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आपका, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका, पीछे देखो ये आपका 1,30,00,000, 1,30,00,000 सबसे पहले वो ले लो, 1,30,00,000, 1,30,00,000 वो ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो अमाउंट इन्वेस्टेड से, अमाउंट इन्वेस्टेड। हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया 1.7 करोड़, 1.7 करोड़, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.7 करोड़ से, राइट, इससे कर दिया, एंड डिवाइड कर दो अपनी नेट कंसिडरेशन से, नेट कंसिडरेशन से। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर हो क्या रहा है। ध्यान से देखो यहां पर सॉरी, ध्यान से देखो यहां पर हम जो अपनी एग्जेम्पशन निकाल रहे हैं ना, हम लोग एग्जेम्पशन निकाल रहे हैं प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, प्रोपोर्शनेट बेसिस, हम लोग एग्जेम्पशन निकाल रहे हैं प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। इसका मतलब कि जितना हमारा यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया
हम पूरे को, अगर हम देखो जितना यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको एग्जेम्प्ट करवाने के लिए हमें पूरी की पूरी नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर हमने थोड़ी सी कम नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करी तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की हमारी एग्जेम्पशन आने वाली थी यहाँ पर, ये प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी। तो हमारी एग्जेम्पशन कैसे आ रही है, दिस इज प्रोपोर्शनेट बेसिस। तो जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो ले लो, मल्टीप्लाई करो अमाउंट इन्वेस्टेड से, डिवाइड कर दो नेट कंसिडरेशन से। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, याद है पीछे सेक्शन 54F देखा था, 54 देखा था हमने, 54 उसमें हमने देखा था कि मैक्सिमम आप अमाउंट इन्वेस्टेड आपकी 10 करोड़ से ज्यादा आपको एग्जेम्पशन नहीं देंगे। हमने क्या देखा था पीछे, दिखाता हूं आपको, देखो 54 में हमने देखा था कि मैक्सिमम आपको यहां पर 10 करोड़ तक की आपको मिलेगी, आपको एग्जेम्पशन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगी। वहां पर हमारा सीधा सीधा हमें एग्जेम्पशन मिल रही थी। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमें प्रोपोर्शनेट मिल रही है, यहां पर हमें प्रोपोर्शनेट मिल रही है। तो यहां पर ये जो अमाउंट इन्वेस्टेड है ना, इसके ऊपर एक लिमिट लगा देगी, इस अमाउंट इन्वेस्टेड पर एक लिमिट लगा देगी। इन्होंने बोला कि आपने जो अमाउंट इन्वेस्टेड है, दिस अमाउंट इन्वेस्टेड कैन नॉट एक्सीड ₹10 करोड़। दिस अमाउंट इन्वेस्टेड कैन नॉट एक्सीड ₹10 करोड़। अगर आपने उससे ज्यादा का कर दिया अमाउंट इन्वेस्टेड, तो जो एक्सेस ऑफ 10 करोड़ है वो आपका इग्नोर कर दिया जाएगा। तो देखो यहां पर मान लो कि 1.7 करोड़ की जगह मान लो 17 करोड़ होता, तो मैं क्या करता, यहां पर 10 करोड़ ले लेता, मैं 10 करोड़ लेता, राइट। इसको आप डिवाइड कर दो नेट कंसिडरेशन सी, वो होती है हमारी 2 करोड़। अब एक काम करो, इसको सॉल्व करो, 1.3 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1.7 करोड़ डिवाइड बाय 2 करोड़, यह आ गया आपका 1,10,50,000। इतने की आपको यहां पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 54F के अंदर। यहां पर एग्जेम्पशन आपको मिलती है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। एंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर अमाउंट इन्वेस्टेड एंड कैपिटल गेन को कंपेयर नहीं करते, हम करते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड एंड नेट कंसिडरेशन का रेशो। हम देखते हैं कि अमाउंट इन्वेस्टेड और नेट कंसिडरेशन का रेशो क्या है, उस रेशो में इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम लोग एग्जेम्प्ट करते हैं। तो इतने की हमें यहां पर मिलेगी एग्जेम्पशन, इतने की मिलेगी एग्जेम्पशन। ये काफी डिफरेंट पॉइंट था, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको सब समझ में आएगा, राइट। एंड ये जो है ना, ये अमाउंट इन्वेस्टेड दिस कैन नॉट एक्सीड ₹10 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा आपने इन्वेस्ट कर दिया तो ऊपर का अमाउंट हम इग्नोर कर देंगे, उसको कर देंगे इग्नोर, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो हमने कैसे किया, यहां पर भी एक छोटा सा बना लेते हैं इसका। हमारा टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है हमारा 1.3 करोड़ का। तो हमने क्या 1.3 करोड़ हमने पहले लिया यहां पर, उसको मल्टीप्लाई किया अमाउंट इन्वेस्टेड से, वो है हमारा 1.7 करोड़, एंड डिवाइड कर दिया हमारी टोटल हमारी जो नेट कंसिडरेशन थी उससे, राइट। इस तरह से आया हमारी फिगर, इतनी हमारी होगी एग्जेम्पशन। एंड बचा कितना 19,50,000। इतने का आपका यहां पर कैपिटल गेन अब आएगा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये प्रोपोर्शनेट बेसिस वाला कई बार थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को। अगर नहीं आए तो आप एक दो बार इसको रिपीट करके देखो, आपको मैंने सब समझा दिया पहले, आप एक बार रिपीट करके देख सकते हो, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या यहां पर भी आपकी एग्जेम्पशन विड्रॉ हो सकती है क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, यहां पर भी विड्रॉ हो सकती है, विड्रॉ बिल्कुल हो सकती है। अगर आपने जो न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, अगर मान लो आपने उसको 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन, तो अगेन यहाँ पर आपकी एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया, आपने वायलेशन कर दी, एग्जेम्पशन आपकी विड्रॉ हो जाएगी। लेकिन कैसे होगी ये देखने, देखो पहले हमने जो 54 देखा था सबसे पहले उसमें हमने सीखा था कि हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करते हैं, राइट। लेकिन यहां पर भी वो नहीं होगा, यहां पर हम क्या करेंगे, जब मान लो हमने वायलेशन कर दी, तो जिस साल में वायलेशन करेंगे उस साल में जाकर हम सीधा उसको टैक्सेबल कर देंगे। यहां पर भी हम उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस वाला कंसेप्ट हमारा नहीं लगेगा, ये वाला कंसेप्ट हमारा नहीं लगेगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या करेंगे, जो विड्रॉ कर रहे हैं एग्जेम्पशन, यहां पर अगेन जैसे 54 ईसी में हमने देखा ना, अभी जैसे पीछे हमने देखा कि हम लोग इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस ना करके हम इसको सीधा जाकर इसको टैक्सेबल बना रहे हैं, वही चीज हम यहां पर करेंगे। ये था हमारा विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन वाला पॉइंट। तो देखो सेक्शन 54F में ना आपको पता है एक आपकी स्पेशल कंडीशन भी आती है। स्पेशल कंडीशन क्या है अभी समझाता हूं आपको। देखो
पीछे जो हमने विड्रॉ वाला देखा, विड्रॉ वाला, इसके अलावा एक एडिशनल कंडीशन है ये वाली। तो देखो दो आपकी स्पेशल कंडीशन है, इनके अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी आपको 54F की यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। ये पता है क्या, ये स्पेशल कंडीशन एक किसी ने मतलब एक तरह से आपको ये बताती है कि एग्जेम्पशन सिर्फ उसी को मिले जिसको एक्चुअल में उसकी जरूरत है। एग्जेम्पशन सिर्फ उसी को मिले जिसको एक्चुअल में उसकी जरूरत है, ये वाली कंडीशन इंश्योर करती है उस चीज को। तो देखो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि जब आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जो ज्वेलरी थे हमारे एग्जांपल में, जब आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचने जा रहे हो, उस ट्रांसफर वाली डेट को असेसी के पास मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि असेसी के पास नॉट मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए अदर देन दैट एक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन। मैं आपको समझाता हूं, देखो ये देखो, यहाँ पीछे हमने जो टाइमलाइन देखी, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि असेसी जो है वो 1 ईयर बिफोर भी कर सकता है, मतलब कि डेट ऑफ ट्रांसफर के 1 ईयर बिफोर तक भी वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेस कर सकता है, वो कर सकता है एग्जेम्पशन पाने के लिए। तो देखो ये कह रहे हैं कि भाई एग्जेम्पशन ना हमें सिर्फ उन लोगों को देनी है जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं, यानी कि जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनके पास सिर्फ एक ही घर है, तो ये कहते हैं कि असेसी के पास ना एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए, एक वो वाला होना चाहिए जिसमें वो करंटली रह रहा है, एंड उसके अलावा एक वो वाला हो सकता है मैक्सिमम जो कि सेक्शन 54F में वो लेना चाहता है। उसके अलावा और नहीं घर होना चाहिए, एक तो जिसमें वो अभी रह रहा है वो, एंड दूसरा जो 54F में जो वो एग्जेम्पशन के लिए ले रहा है वो, उसके अलावा और कोई घर नहीं होना चाहिए उसके पास। एक तो ये कंडीशन कहती है, मतलब कि इससे ज्यादा घर नहीं होने चाहिए। एंड दूसरी और कंडीशन है, दूसरी कंडीशन जो है ये आफ्टर क्लेमिंग द एग्जेम्पशन है, कि एक बार आपने 54F की कंडीशन एग्जेम्पशन ले ली, उसके बाद भी आपने गरीब ही बने रहना है, आपने नए घर नहीं खरीदने। ये कहते हैं कि 54F में आपने एग्जेम्पशन ले ली, यानी कि आपने एक घर आपने परचेस कर लिया, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने परचेस कर लिया, उसके अलावा उसके एडिशन में अब आप कम से कम 2 साल तक और कोई घर नहीं खरीद सकते, और कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। एंड अगर आप कंस्ट्रक्ट करवाते हो तो 3 साल तक आप कोई घर कंस्ट्रक्ट भी नहीं करवा सकते। बेसिकली ये कह रहे हैं कि 54F में जो आपने नया घर बना लिया, वो ले लिया, उसमें आपने एग्जेम्पशन ले ली, अब उसके बाद से 2 साल तक आप परचेज नहीं कर सकते, एंड 3 साल तक आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अगर मान लो आपने ऐसी कोई हरकत कर ली, आपने ये वाली वायलेशन कर दी, तो आपकी जो एग्जेम्पशन पहले हमने ली थी उसको हम लोग कर देंगे विड्रॉ, एंड जिस साल में आपने नॉन कंप्लायंस करी उस साल के अंदर जाकर इसको टैक्सेबल कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से रिपीट करता हूँ, ये कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है वाला पॉइंट। देखो ये कहते हैं, बेसिकली आप इतना याद रखो, ये चाहते हैं कि भाई जो 54F को डिजर्व करता है उसी को मिले, बाकी सबको ना मिले, जो जिसको एक्चुअल में बेनिफिट चाहिए उसी को मिले ये वाला, राइट। ये इंश्योर करता है कि जो गरीब लोग हैं सिर्फ गरीबों को ही मिले, ज्यादा जो रईस लोग हैं, जो ऑलरेडी रईस है, वो एग्जेम्पशन का बेनिफिट ना ले, वो टैक्स दे दे, राइट। तो देखो पहली कंडीशन है 54F की एग्जेम्पशन लेने से पहले, उसके पहले की कंडीशन है कि असेसी के पास एक उसका रहने वाला घर होना चाहिए, एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक 54F में जो उसने डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले परचेस करना था वो वाला घर हो सकता है, उसके अलावा और घर नहीं होना चाहिए, उसके पास। एंड कंडीशन 2 है एग्जेम्पशन क्लेम करने के बाद भी उसको गरीबी बने रहना है, मींस 54F में जो उसने घर लिया वो ले ले, उसके अलावा आगे 2 साल तक कोई और घर नहीं परचेज करना, और कंस्ट्रक्ट भी 3 साल तक नहीं करना, राइट। अगर उसने ऐसा कर दिया मींस नॉन कंप्लायंस कर दी, तो जो एग्जेम्पशन उसने पहले ले रखी है वो अब जाकर उसके विड्रॉ कर देंगे, मींस टैक्सेबल कर देंगे इन द ईयर ऑफ नॉन कंप्लायंस। ये थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है लोगों को कंसेप्ट, ये वाला थोड़ा सा अजीब है, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन चिंता मत करो, एक बार आपको समझ में आ जाना इसका पर्पस सिर्फ इतना ही था कि लोग जो एक्चुअल में डिजर्व करते उन्हीं को मिले, राइट। आओ देखते क्या लिखा है यहाँ पर सेक्शन नंबर 54F में क्या लिखा है। देखो सबसे पहली बात, ये मिलेगा किसको, ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल एचएफ को मिलेगा। यहाँ पर कौन सा एसेट आप बेचना चाहते हो, आप बेच रहे हो एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कौन सा गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, एंड आप क्या परचेस करोगे, 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। अच्छा पीछे जो हमने देखा था 54 में जो देखा था कि यहाँ पर 2 करोड़ तक है तो दो घर खरीद सकते हैं, वो वाला पॉइंट यहाँ पर है, वो वाला पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। 54F में वो वाला पॉइंट नहीं है, वो वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं है। अच्छा देखो टाइम लिमिट कितनी है, परचेज कर रहे हो तो 1 ईयर बिफोर या फिर 2 ईयर्स आफ्टर, कंस्ट्रक्ट करा रहे हो तो 3 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर,
एंड यहाँ पर जो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी वो आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगी। कितना? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। लेकिन अमाउंट इन्वेस्टेड जो है दैट कैन नॉट एक्सीड 10 करोड़, उसके एक्सीड अगर कर दिया तो 10 करोड़ के ऊपर का जितना अमाउंट है उसको हम करेंगे इग्नोर, उसको कर देंगे इग्नोर। अच्छा देखो, एग्जेम्पशन विड्रॉ कैसे होगी? इफ द न्यू एसेट इज ट्रांसफर्ड विद इन 3 years फ्रॉम द परचेज और कंस्ट्रक्शन, तो एग्जेम्पशन आपकी विड्रॉ हो जाएगी। एंड कैसे होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस नहीं करना, उसको हमने अलग से जाकर टैक्सेबल करना है। सिर्फ ये 2 सेक्शन है, एक हमारा 54EC एंड 54F। इन 2 सेक्शन में ऐसा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस नहीं करना, बाकी जो 3 सेक्शन है उसमें हमने करना है। यहां पर क्या है? यहां पर अलग से इसको टैक्सेबल करना है, राइट। एंड ये पॉइंट वो 2 कंडीशन स्पेशल वाली जो मैंने आपको बता दी, ये आप चाहो तो रीड कर लो, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया वाली, राइट। ये था हमारा सेक्शन नंबर 54F। तो ये हो गया हमारे पांचों के पांचों एग्जेम्पशन वाले सेक्शन। आपको पता है क्या करना है? आपने आज घर जाकर याद करना है इनको। आज जब आप क्लास बंद करोगे, अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले यार एक बार इसको जरूर याद करना, एक बार अच्छे से याद करके आना इसको। 54, 54B, D, EC एंड F में सारे इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि 54B और D ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई वो भी इंपॉर्टेंट है, करके आने अच्छे से। पांचों याद करके आने अपने अच्छे से, राइट। अब देखो कुछ अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू एग्जेम्पशन, आओ ये देखते हैं, आ जाओ। तो देखो पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट बात करता है कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम, CGAS, कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। ये क्या होता है? एक बारी मैं आपको यहां से समझाता हूं। देखो यहां से समझाता हूं, मैंने कुछ लिख रखा है यहां पर। क्या लिखा है? देखो कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम लिखा है। अब जरा सुनो ध्यान से। देखो अभी तक हमने क्या देखा? एक हमने देखा सेक्शन नंबर 54, एक हमने देखा 54F, फिर हमने देखा 54B, D और EC, राइट। सारे सेक्शन देख लिए। अगर मैं बात करूं 54F एंड 54, इन दोनों की बात करूं, तो यहां पर हमारे पास जो टाइम पीरियड था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक तो था हमारा -1 year यानी कि डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले, एक था +2 years एंड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्ट करना है तो 3 साल, राइट। 54B देखा हमने, इसमें भी 2 साल दे रखा है। 54D दे रखा है, इसमें भी 2 साल दे रखा है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन, राइट। 54EC दे रखा है, यहां पर भी आपको 6 महीने दे रखे हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या ये पीरियड आपको बहुत ज्यादा नहीं लग रहा? क्या ये पीरियड बहुत ज्यादा नहीं लग रहा आपको सोचने में? जरा एक बार सोचो कि ये पीरियड बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि देखो ये होता है हमारा असेसमेंट ईयर, ये होता है हमारा प्रीवियस ईयर, यहां से लेकर यहां तक प्रीवियस ईयर, एंड इसके बाद होता है हमारा यहां से लेकर यहां तक असेसमेंट ईयर, राइट। एंड असेसमेंट ईयर के अंदर हम क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर के अंदर जो कमाई हुई इनकम होती है उसको असेस करके असेसमेंट ईयर के अंदर उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। एंड प्रीवियस ईयर में जो इनकम हमने कमाई है उसमें हमारा कैपिटल गेन भी आता है। इसका मतलब कि सर ये जो हमारी ड्यू डेट आती है ना रिटर्न ऑफ इनकम की, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, इस डेट तक हमने पता क्या करना है? इस डेट तक हमने कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन क्लेम करनी है। लेकिन जरा ऊपर देखो ध्यान से, कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए हमें तो कितना लंबा चौड़ा पीरियड दे रखा है, 2 साल 3 साल, यहां पर भी 2 साल, यहां 3 साल, यहां पर 6 महीने, इतने लंबे चौड़े पीरियड दे रखे हैं हमें। तो यहां पर गवर्नमेंट कहती है सुनो, या तो एक काम करो, अगर आपको एग्जेम्पशन क्लेम करनी है ना, या तो एक काम करो, जो आपकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम है या फिर जो आपकी एक्चुअल रिटर्न ऑफ इनकम की डेट है, वहां तक एक काम करो, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट कर लो। वहां तक स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट आपने जो करनी है हर एक सेक्शन के अंदर वो आप कर लो। अगर आप नहीं कर पाए तो एक काम करो और CGAS अकाउंट के अंदर वो सारा पैसा जाकर डिपॉजिट कर दो। क्या बोला मैंने? CGAS, कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। ये क्या होता है? ये एक तरह का बैंक अकाउंट होता है जो कि इसी पर्पस के लिए बनाया जाता है। लोग क्या करते हैं? लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए टाइम, 2 साल 3 साल, 2 साल 3 साल, इतना लंबा टाइम इनको चाहिए। तो यहां पे कहते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर पा रहे ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक, लेकिन आपको एग्जेम्पशन क्लेम करनी है, तो एक काम करो, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर तब तक पैसा डिपॉजिट कर दो। एंड इसके अंदर एक बार आपने डिपॉजिट कर दिया ना, तो ऐसा नहीं कि आपको एग्जेम्पशन फ्री में मिल जाएगी, आपको इस अकाउंट में से पैसा निकाल कर इस टाइम लिमिट तक में इन्वेस्टमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। ये क्या है? ये बस एक तरीके का टेम्परेरी अकाउंट बनाया गया ताकि आप अभी के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करके अपनी एग्जेम्पशन ले लो, लेकिन आगे चलकर आपको इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। आगे चलकर आपको इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। तो देखो CGAS जो होता है ना, CGAS कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, ये आपको सेक्शन 54 एंड 54F के लिए मिल जाएगा।
CGAS आपको सेक्शन 54, 54F दोनों के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो पीरियड कितना बड़ा है, 2 साल 3 साल का पीरियड मुझे दिख रहा है, काफी लंबे लंबे पीरियड है। इसके बाद देखो सेक्शन 54B में भी आपको 2 साल का पीरियड दिख रहा है, यहां पर भी आपको CGAS आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, यानी कि आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो एग्जामिशन लेने के लिए। 54D की बात करूं तो यहां पर भी 3 साल का पीरियड है, यहां पर भी आपको CGAS आपको मिल जाएगा। लेकिन 54EC जो है ना, यहां तो सिर्फ 6 महीने का ही पीरियड है, सिर्फ 6 महीने का ही पीरियड है। तो CGAS है ना, वो आपका 54EC के लिए अवेलेबल आपका नहीं होता। CGAS 54EC के लिए अवेलेबल नहीं है, इट इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि आपका पीरियड जो है सिर्फ 6 महीने का ही पीरियड है ना। तो 6 महीने का पीरियड है, बॉन्ड्स परचेज करने में कितना टाइम लगता है, तो सीधा सीधा एक काम करो, बॉन्ड्स जाकर परचेज कर लो। 54EC में बॉन्ड्स की बात होती है ना, वो NHI, RCL, IRFC, PFCL वो वाले जो बॉन्ड्स है उसकी बात होती है। तो इस 6 महीने के पीरियड है, 6 महीने के पीरियड में जाकर बॉन्ड्स परचेज कर लो, इनफ, राइट। आओ देखते क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। देखो क्या लिखा है, ये कहते हैं कि इफ इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 54, 54B, D एंड F, यहां पर 54EC नहीं लिखा, 6 महीने वाला नहीं लिखा, is not made up to the date of return filing, the assessee may deposit the capital gain amount in the CGS or the net sale consideration in CGS। ये क्या लिखा है, ये जो कैपिटल गेन अमाउंट है ना, ये आपके सेक्शन 54B, D और इन 3 सेक्शन के लिए। लेकिन 54F जो था, याद है 54F में हमने देखा था कि हम कैपिटल गेन अमाउंट नहीं बल्कि हम लोग नेट कंसिडरेशन लेते हैं, राइट। तो नेट कंसिडरेशन को भी आपने इन्वेस्ट करना है। तो क्या बोला इन्होंने कि आपने अपने कैपिटल गेन का अमाउंट CGS के अंदर डालना है, या फिर अपने नेट सेल कंसिडरेशन को CGS के अंदर एटलीस्ट डिपॉजिट कर देना है अपनी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मान लिया जाएगा कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी एंड आपको यहां पर एग्जेम्पशन मिल जाएगी। फिर वो जो आपने पैसा उसके अंदर डिपॉजिट कर दिया, उस पैसे को आपने यूटिलाइज करना है फॉर दैट इन्वेस्टमेंट पर्पस। ऐसा नहीं कि वो पैसा आपका पड़ा रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, उसको आपने यूटिलाइज भी करना है। अच्छा देखो, अगर मान लो ये देखो, ये कहते हैं कि आपने वहां तक डिपॉजिट कर देना है CGS के अंदर एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक या फिर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक, विच एवर इज अर्लियर। सिंपल सी बात है, ये आपकी ड्यू डेट है, आप ड्यू डेट से अगर पहले अपने रिटर्न फाइल कर देते हो तो फिर तो अच्छी बात है, तो फिर वहां तक इन्वेस्टमेंट करो, राइट। अच्छा देखो, अगर मान लो कुछ आपका अनयूटिलाइज अमाउंट रह गया, तो अगर आपने कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा डाला एंड गवर्नमेंट ने आपको एग्जेम्पशन दे दी, उसके बाद आपने उस पैसे को कहीं यूज ही नहीं किया, वो पैसा पड़ा रह गया, वो पैसे को आपने कहीं पर यूज ही नहीं किया किसी स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में। मान लो कि सेक्शन 54 की बात करें, 54 में आपने 2 साल के अंदर परचेस करना था या फिर 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करना था। आपने क्या किया, एग्जेम्पशन लेने के लिए अभी तो आपने CGAS के अंदर डाल दिया एंड आगे चलकर आपने इन्वेस्टमेंट करी नहीं, आपने अमाउंट परचेज ही नहीं किया। तो यहां पर गवर्नमेंट कहती है कि सुनो, अगर आपने CGS के अंदर पैसा डाल दिया एंड पैसा आपका रह गया अनयूटिलाइज्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, तो हम क्या करेंगे, जिस साल में आपका वो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट कंप्लीट हो जाती है ना, उस साल में हम क्या करेंगे, उस अमाउंट को टैक्सेबल कर देंगे। क्या बोला, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट शैल बी चार्ज टू कैपिटल गेन टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच द स्पेसिफाइड टाइम एक्सपायर्स। अच्छा एक चीज और छोटी सी, अगर मैं बात करूं सेक्शन 54F की, तो याद होगा पीछे हमने देखा कि सेक्शन 54F में जो एग्जेम्पशन मिलती है वो मिलती है हमें प्रोपोर्शनेट। कैसे मिलती है, प्रोपोर्शनेट। तो अगर मान लो कोई अमाउंट हमारा अनयूटिलाइज रह गया एंड हमने सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन ली थी, तो वो जो अनयूटिलाइज अमाउंट है ना, उसके प्रोपोर्शनेट में ही हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब टैक्सेबल किया जाएगा, अगर मान लो अनयूटिलाइज अमाउंट रह जाता है तो कैसे करेंगे, देखो अगर मान लो मेरा कुछ अमाउंट अनयूटिलाइज रह गया एंड मैंने सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन ली थी, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे करूंगा, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय अनयूटिलाइज्ड अमाउंट एंड उसको डिवाइड करूंगा नेट कंसिडरेशन से। इस तरह से रहेगा मेरा टैक्सेबल अमाउंट इन केस ऑफ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट अंडर CGAS, राइट। ये था हमारा छोटा सा पॉइंट, राइट, CGAS का। इसका आपका क्वेश्चन आ सकता है आपका, राइट। इसके बाद देखो एक छोटा सा पॉइंट ये दे रखा है, सेक्शन 54H है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिंपल सी बात कहता है, लॉजिकल बात है। ये कहता है कि जहां पर आपका एसेट कंपल्सरी एक्वायर होता है ना, वहां पर जो भी आपकी टाइम लिमिट है, चाहे इन्वेस्टमेंट करने की टाइम लिमिट, चाहे CGAS में पैसा डिपॉजिट करने की टाइम लिमिट, वो सारी टाइम लिमिट आपकी कैलकुलेट की जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आपके पास पैसा आएगा तभी तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे, तभी तो आप डिपॉजिट कर पाओगे, राइट।
तो ये कहता है कि जब कंपल्सरी एक्विजिशन का केस होता है तो जहां पर भी पूरे इनकम टैक्स में, वैसे ये चीज हर जगह पर है, हर जगह पर है, तो जो आपकी टाइम लिमिट है वो आपकी वहां से कैलकुलेट की जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, राइट। अच्छा देखो ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए। अभी तक आप सोच रहे होगे कि हमने जो एग्जाम्पशन देखी इतनी सारी 54, 54B, D, EC, F, राइट, ये सारी देखी, ये क्या हमें एक ही सेक्शन में ले सकते हैं या फिर मल्टीपल भी ले सकते हैं? द आंसर इज आप मल्टीपल भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने एक बार अपना रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची, राइट, रेजिडेंशियल मैंने हाउस प्रॉपर्टी बेची, तो मैंने एक बार क्या किया, उसके अंदर सेक्शन 54 की मैंने एग्जाम्पशन ले ली, फिर उसके बाद मैंने 54 EC की भी ले ली। आओ समझाता हूं ये वाला। देखो ये कह रहे हैं कि मैंने क्या बेचा, मैंने बेचा अपना रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो मेरी जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है उसकी मुझे एग्जाम्पशन 54 में मिल रही है, राइट, 54 में मिल रही है। मैंने क्या किया, पैसा नए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके मैंने 54 की एग्जाम्पशन ले ली। उसके बाद भी कुछ मेरा कैपिटल गेन बच गया, तो मैंने सोचा रिमेनिंग कैपिटल गेन को ना 54 EC में ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि 54 EC जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करती है, एंड मेरी जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है, तो वो जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है वो इसके लिए भी एलिजिबल है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं 54 में ले लूंगा, उसके बाद जो बचेगा मेरा कैपिटल गेन वो 54 EC में भी ले लूंगा, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके 54 EC में भी ले लूंगा। तो मैं डबल सेक्शन का फायदा भी यहां पर उठा सकता हूं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप मल्टीपल सेक्शन का फायदा भी उठा सकते हो।